So, hello dear students, good evening to everybody. आज एक क्लास कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल की जहां पर हम कल छोड़ के गए थे वहां से। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए कल हमारी लगता है क्लास 30 मिनट्स के आसपास कुछ हो पाई थी। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर पाए थे कि आर्टिकल्स क्या हैं, डिटर्मिनर्स क्या हैं, और डेफिनेट और इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। और हमने ये भी डिस्कस किया था। राम राम सभी को, गुड इवनिंग भी सभी को। ठीक है, हाँ, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे भी भाई। ठीक है, हाँ। तो कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो डेफिनेट इंडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये सारी बेसिक बातें लगभग हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और हम अपनी स्लाइड्स डिस्कस करना कल से स्टार्ट किया था। तभी वो इंटरनेट, असल में कल हुआ क्या, जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जिनकी हमने ये लीज लाइन ले रखी है, उनके बैक एंड पे वो बता रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह हो रहा था, कुछ मतलब हो रहा होगा कुछ भी। तो उसकी वजह से स्पीड काफी कम हो गई थी। मतलब नेट था लेकिन उसकी स्पीड बहुत लो थी, और उतनी कम स्पीड पे ना अपनी लाइव क्लासेस नहीं चल पाती हैं। तो इसीलिए हम्म तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हमने 30 मिनट्स की कल क्लास डिस्कस कर ली थी आर्टिकल्स की, वो आप देख लेंगे ना। और हम जो वो पहली स्लाइड डिस्कस कर रहे थे उससे साथ में वापस हो जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने शुरू में डिस्कस भी कर लिए थे, लेकिन फिर से हम एक बार फिर से समझेंगे इन्हें। ओके, आ जाओ। एनी के बाद नाउन सिंगुलर आते हैं प्लूरल। बेटा देखो, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। एनी है, नो है, सम है। ठीक है, इनके साथ हम नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। एनी, सम एंड नो, वी कैन यूज ईदर काइंड ऑफ नाउन, वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, कैसा भी यूज कर सकते हैं इनके साथ में। तो ये अपना ध्यान रखना। अच्छा, वैसे ऑल भी इसी कैटेगरी का होता है, लेकिन ऑल के साथ में क्या होता है, ऑल के साथ में हम सिंगुलर नाउन तभी लिखते हैं जब वो अनकाउंटेबल हो। जैसे हमने लिखा ऑल नॉलेज, तो ये अनकाउंटेबल है तो हमने सिंगुलर लिख दिया। लेकिन अगर हम इसके साथ काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो प्लूरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी थे उनके साथ हम काउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल के साथ देखो, जैसे हमने कार्स लिखा, काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में लिखा। ठीक है, जब अनकाउंटेबल लिखेंगे तो अनकाउंटेबल तो हमें पता है ये प्लूरल नहीं हो पाते, तो हमने उसको सिंगुलर में ही लिखना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे होता एनी, या होता नो, या होता सम, तो हम इसको कार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको कार्स भी लिख सकते हैं, एनी, नो, सम, कार्स। तो ये बस छोटी सी बात ध्यान रखना है। चलो क्लासेस स्टार्ट करें। आ जाओ, एक मिनट, ये क्या आ गया। हम्म तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। राम राम भाई सभी को। एक चीज देखो, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक बच्चे ने सही बात याद दिलवाई है, देवांशु श्रीवास्तव नाम है। मुझे लगता है कि ज्यादातर आप लोगों ने ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है मैं उन्हें बता देता हूँ, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी आईडी है असेक इंग्लिश @ होता है ना, इसको ज्वाइन कर लेना। ये बच्चे ने सही याद दिलाया, कल मुझे ध्यान नहीं रहा। जो भी हमारी मतलब बैच से रिलेटेड जानकारी होगी ना, अब हम केवल टेलीग्राम ग्रुप पे ही डिस्कस क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कल एकदम इशू बन गया तो सारे बच्चों को मैसेज देने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन अब हम आगे से अपडेट करेंगे टेलीग्राम पे। असल में टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उसका एक्सेस मेरे पास भी है। व्हाट्सएप को लेकर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, लेकिन ये ठीक है, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दिया सारे बच्चों को मिल जाएगा। असेक इंग्लिश @असेक इंग्लिश, ये टेलीग्राम की आईडी है अपने चैनल की, इसको आप ज्वाइन कर लेना। सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। ठीक है, चलो अब इधर उधर की बातें मेरे से मत करवाओ। हम्म क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, द होस्ट ऑफ द पार्टी कुड नॉट आइडेंटिफाई डैश गेस्ट। ये बात हमने कल भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर से समझ लेना। यहां पर हम कह रहे हैं कोई एक पार्टी है और उसका होस्ट है। द पार्टी का मतलब है कोई डेफिनेट पार्टी। ठीक है, और हम कह रहे हैं उस पार्टी का जो होस्ट है, जो भी है, कुड नॉट आइडेंटिफाई डैश गेस्ट, वो गेस्ट को पहचान नहीं पाया। अब गेस्ट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। अब अगर मान लो ये कोई गेस्ट एक पर्टिकुलर है जो उस पार्टी में हरकतबाजी कर रहा है, या जो लेट आया है, या जो जल्दी चला गया है, या जिसने अजीब तरह के कपड़े पहन रखे हैं, किसी भी वजह से वो उस पार्टी में बाकियों से अलग है। ठीक है,
तब हम लिखेंगे द, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर गेस्ट है। लेकिन अगर मान लो हम किसी ऐसे गेस्ट की बात कर रहे हैं जो उन सारे गेस्ट में से ही एक है, लेकिन उसके बारे में कोई डेफिनेट जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम लिख देंगे ए। ये बिल्कुल उसी तरीके का डिफरेंस हो गया जैसा हमने कल डिस्कस किया था जब एग्जांपल था प्लीज स्विच ऑन आर टीवी या प्लीज स्विच ऑन द टीवी, तो दोनों ही सही थे, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग था, ठीक है। खैर, अब यहां आते हैं, यहां हमने लिखा था होस्ट ऑफ अ पार्टी। अब यहाँ पे देखो हमने पार्टी के साथ में ना डिटर्मिनर ए लिखा। अब पार्टी का मतलब जनरल, नॉट सम पर्टिकुलर बट इनडेफिनेट जनरल पार्टी की बात हो रही है। तो अगर हम किसी जनरल पार्टी की बात कर रहे हैं तो होस्ट तो डेफिनेट किसी हालत में नहीं हो सकता। भाई मान लो कोई एक सॉरी गेस्ट, मान लो कोई एक पार्टी है, तो उस पार्टी के गेस्ट तो चलो हम डिफाइन कर सकते हैं, भाई वो गेस्ट जो इस पार्टी में है। लेकिन अगर पार्टी ही हमारे लिए डेफिनेट ना हो तो गेस्ट तो बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल हो गया जैसा कल हमने डिस्कस किया था ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम। तो अगर रूम हमारे लिए इंडेफिनिट है ना, तो चेयर तो इंडेफिनिट हो ही जानी है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे केवल ए। देन नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर हमने लिखा इट इज नॉट सेफ फॉर डैश चाइल्ड टू बी क्रॉसिंग डैश बिजी रोड्स अलोन। अब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, तो अगर ये जनरल इंफॉर्मेशन है तो ना तो ये चाइल्ड डेफिनेट होगा, और जब चाइल्ड डेफिनेट नहीं होगा तो रोड कहां से डेफिनेट होगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। तो हम दोनों के साथ आर्टिकल ए लिख देंगे। इसका मतलब हो गया एनी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड को कोई भी रोड जो बिजी हो अकेले पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई सबके लिए, पब्लिक के लिए। नेक्स्ट में आते हैं। मोहन सॉ डैश चाइल्ड हु वाज क्रॉसिंग डैश बिजी रोड अलोन। अब यहां पे हमने लिखा मोहन सॉ डैश चाइल्ड, तो अगर मोहन ने किसी चाइल्ड को देखा, ठीक है, और उस चाइल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज लिख रखी है, तो इसका मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू सम जनरल चाइल्ड, वी आर रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर चाइल्ड, तो द। अच्छा, अब हमने कहा कि जब हम द आर्टिकल किसी नाउन के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब उस नाउन की आइडेंटिटी हमारे लिए डेफिनेट हो जाती है और हमें यह पता चल चुका होता है विच वन, कौन से वाला। तो यहाँ पे अगर हमने चाइल्ड के साथ द लिख दिया तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका होगा विच वन। हमें कैसे पता चला विच वन, तो उसके लिए हमने ये क्लॉज लिख रखी है। ये जो रिलेटिव क्लॉज है ना वो उस चाइल्ड को ही डिफाइन करने के लिए लिखी गई, ठीक है। तो जब वो चाइल्ड डेफिनेट हो गया, ठीक है, अब आ जाते हैं रोड पे। तो ऑब्वियस सी बात है जिस रोड को वो चाइल्ड पार कर रहा होगा बाई कॉन्टेक्स्ट उसी रोड की बात हो रही होगी, किसी दूसरे रोड की तो बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख देंगे द। मोहन सॉ द चाइल्ड हु वाज क्रॉसिंग द बिजी रोड, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड एक कैटेगरी है, बच्चे होते हैं, जैसे चाइल्ड है, मैन है, वुमेन है, टीचर है, ये सब एक कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि एनी चाइल्ड, मोहन को नहीं पता विच चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड था, तो हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। अब दूसरी दिक्कत ये होगी कि जब हम ए लिख देंगे तो फिर ये रिलेटिव क्लॉज कैसे जस्टिफाई करोगे कि भाई आपने ये रिलेटिव क्लॉज लिख रखी है, अगर आप ये रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हो तो इसका मतलब आप चाइल्ड को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना, कॉमा लगा हुआ है। हमने आर्टिकल में पढ़ा था, हमने आर्टिकल में पढ़ा था, सॉरी आर्टिकल बता रहा हूं, प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि जब हम रिलेटिव क्लॉज का कॉमा लगाते हैं ना तो वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं उनका यूज हम तब करते हैं जब या तो हमारा एंटीसीडेंट पहले से हमें डिफाइंड हो, विच वन, हमें उसको डिफाइन करने की फर्दर जरूरत ना पड़े, ठीक है, या फिर जनरल के लिए। अब जैसे अगर हम इस चाइल्ड को जनरल मान लेंगे ना, ए आर्टिकल लिखोगे तो जनरली मानना पड़ेगा, तो हम इसके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ही लिखेंगे। तो अगर ये कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है ना तो हम ए भी लिख सकते हैं, अगर ये कॉमा नहीं लगा होता तो ये डिफाइनिंग क्लॉज हो जाती, फिर हम दाई लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं बिजी रोड पे। अब अगर हमने यहाँ पे चाइल्ड लिख दिया तो फिर यहाँ पे अब बिजी रोड का क्या करें, ठीक है, कि मोहन ने किसी एक बच्चे को रोड पार करते हुए, बिजी रोड पार करते हुए देखा। अब हम क्या करें, रोड को भी हम इंडेफिनिट ही माने जैसे चाइल्ड को मान लिया, या रोड को डेफिनिट ही रहने दें, ठीक है। ये आंसर अब तुम लोग बताओगे कि रोड के साथ में क्या हम द आर्टिकल ही लिखा रहने दें या ए आर्टिकल लिखें। फोर्थ क्वेश्चन में जो द बिजी रोड है उसके साथ हम क्या लिखें, द लिखें या नहीं लिखें। मोर देन वन बिजी रोड ऐसा नहीं होता बच्चे, जनरली एक साथ तो दो तीन रोड नहीं चल रहे होते हैं, पहली बात, ठीक है। लेन अलग अलग हो सकती है, रोड एक ही होता है, समझे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब हमने बिजी और रोड लिख दिया तो ऐसे मान लो किसी एक रोड की बात हो रही, मैनी की बात नहीं हो रही। ये अच्छा लगता है जब तुम लोग सही आंसर देते हो। एक दो बच्चे हालांकि गलती कर लेते हैं लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगा। अब देखो जो रोड नाउन है ना इसके साथ तो दाई लिखना, इसके साथ ए मत लिखना। मैं बताता हूं वजह क्या है। अगर हम ए लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एनी रोड। तो एक तो हमें कॉन्टेक्स्ट से ये पता है कि जिस चाइल्ड को देखा गया और वो चाइल्ड जिस रोड को पार कर रहा होगा उसी रोड की बात हो रही होगी, किसी भी रोड की बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। चाइल्ड हमारे लिए इंडेफिनिट है लेकिन उसके रेस्पेक्ट में रोड डेफिनिट हो जाएगा, उस चाइल्ड से रिलेटेड रोड,
ठीक है। तो एक तो इसलिए द लिखना। दूसरा ये देखो हमने बिजी रोड लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर रोड है जिसके बारे में बात की जा रही है, बात जनरल की नहीं हो रही, तो यहाँ पे तो द ही आएगा, वहां पे हम द और ये अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिखा माई फ्रेंड इज डैश क्रिटिक हु रिसीव्स डैश मूवी आफ्टर इट्स हु रिव्यूज सॉरी हु रिव्यूज डैश मूवी आफ्टर इट्स रिलीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके आंसर अपने आप बताओ। ये हो गया ए ब्लैंक और ये हो गया बी ब्लैंक, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ए और बी जो ब्लैंक हैं, इनको ब्लैंक को फिल करो। हाँ द ही आएगा बच्चे, बिल्कुल द आएगा। कुछ बच्चे थे उन्होंने ए ऑप्शन लिख दिया था, लेकिन द ही आएगा दोनों में। फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर बता रहे हो? सही है। अब देखो मैं समझाता हूं, इसको समझना। इसका जो फ्रेंड है वो एक क्रिटिक है, तो ये उसकी कैटेगरी हो गई। मतलब हमने उस क्रिटिक को भी डिफाइन नहीं किया, हमने बस उसके फ्रेंड की कैटेगरी बताई है कि उसका फ्रेंड कौन से टाइप का है। अब क्रिटिक तो हजारों होते हैं, जैसे मैं टीचर हूं, मैं टीच करता हूं तो मैं टीचर हूं, बहुत से ऐसे लोग टीचर हैं, तो मैं उन्हीं के ग्रुप का एक पार्ट हूं। मतलब मैं उनमें से एक इंडिविजुअल हूं। मान लो ये टीचर्स हैं, या ये मान लो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ठीक है। ये इनका ग्रुप है, बहुत से टीचर्स हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहां हैं, ठीक है। और इन सारे इस ग्रुप में ये जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, मैं भी इन्हीं में से एक हूं, ठीक है। तो आई एम वन ऑफ देम, मैं इनमें से कोई एक ही हूं। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर को किसी ग्रुप में से रेफर करना हो, तो हमने क्या पढ़ा था, एन आर्टिकल लिखेंगे। जब तक उसकी आइडेंटिटी को हम डिफाइन करके दोबारा ना रेफर करें, तब तक वो इंडेफिनिटिव माना जाएगा, तो हम ए आर्टिकल लिखेंगे। तो हमने लिख दिया ए, माई फ्रेंड इज अ क्रिटिक, ठीक है। अब ध्यान देना, क्रिटिक जो है वो एक क्लास है, एक कैटेगरी है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और क्रिटिक कैटेगरी के लोग बहुत से होते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन हमने नाउन में क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो टाइप का नाम होता है, और कोई भी इंडिविजुअल जो उस टाइप का है उसके लिए उस कॉमन नाउन का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्रिटिक हमने कॉमन नाउन यूज किया ना, बहुत से क्रिटिक होंगे, उनमें से जो माई फ्रेंड है वो भी उन्हीं में से एक है। तो वन ऑफ मैनी वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया और हमने ए लिख दिया। चलो आगे जाते हैं। फिर हमने लिखा हु रिव्यूज डैश मूवी आफ्टर इट्स रिलीज। अब हमें पता है क्रिटिक का काम क्या होता है। क्रिटिक का काम होता है जैसे बुक्स हैं, ठीक है, मूवीज हैं, इनको मतलब रिव्यू करना, इनके रिव्यूज देना, ठीक है। अब वो कोई डेफिनेट मूवी है उसी को रिव्यू करता होगा, या किसी भी मूवी को, तो ऑब्वियस सी बात है कोई डेफिनेट मूवी को तो रिव्यू नहीं करेगा, ठीक है, कि एक ही मूवी थी उसको रिव्यू करके फिर बस हो गया उसका करियर खत्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ए का मतलब एनी मूवी, कोई भी मूवी हो, चाहे हिंदी की, इंग्लिश की, या जो अभी बनी है, अगले साल बनेगी, कोई भी मूवी हो। अब देखो ये जो दोनों जगह हमने ए लिखा ना, अगर तुम समझ पाए हो, तो इस ए का यूज हो रहा है वन की वीकर फॉर्म में, और इसका यूज हो रहा है एनी की जगह पे, है? ऐसा है कि नहीं? तो माई फ्रेंड इज अ क्रिटिक, ठीक है, वन ऑफ द क्रिटिक्स, इसका मतलब ये हो गया, ठीक। हु रिव्यूज अ मूवी आफ्टर इट्स रिलीज, अ मूवी का मतलब एनी मूवी, कोई भी मूवी जो होती है वो उसको रिव्यू करता है उसके रिलीज के बाद में। डन। चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो, वी वॉच्ड डैश मूवी यस्टरडे। एक काम करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। ये ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर अपने आप लिखो। मतलब एक बार इसको समझ लो और फिर अपने आप आंसर दो इसका, ठीक है। इसका बच्चे अपने आप आंसर लिखो। ए बी सी डी। लिखोगे आंसर? अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज,
वी वॉच डैश मूवी, हमने जैसे लिखा, तो हमने मूवी देखी यस्टरडे, कल मूवी देखी। तो अभी मूवी के बारे में हमने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, कोई भी मूवी हो सकती है, तो अभी हमें वो मूवी डेफिनेट नहीं हुई है कौन सी मूवी देखी, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए का मतलब एनी, ठीक, या वन। डैश मूवी वॉज बेस्ड ऑन डैश नॉवल। अच्छा, फिर हम जब इस मूवी की बात कर चुके हैं तो आगे ऑब्वियस ही बात है, जिस हम बात बता रहे होंगे मूवी के बारे में वो यही मूवी होगी जो हमने कल देखी, तो मूवी हमारे लिए डेफिनेट हो गई द मूवी। द मूवी का मतलब दैट मूवी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, हमने ये पढ़ा था कि जो ए एन आर्टिकल्स होते हैं ये वन की विकर फॉर्म होते हैं, और द आर्टिकल जो होता है वो दैट की विकर फॉर्म होता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि किसी ब्लैंक में तुम्हें दैट का यूज करना चाहिए तो फिर वहां पे द का यूज कर लेना, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे दैट मूवी, क्योंकि अभी मूवी का हमारे पास पहले कोई रेफरेंस नहीं था, तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा दैट मूवी, दैट का मतलब जो हमने स्टडी देखी, तो मूवी हमारे लिए पहले डेफिनेट हो चुकी थी, हमने द लिख दिया। फिर आगे आते हैं, वॉज बेस्ड ऑन डैश नॉवल। अब नॉवल को हमने फर्स्ट टाइम मेंशन किया, पहले से हमारे पास नॉवल का कोई रेफरेंस नहीं है, तो ए आ गया। दैट मूवी वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल, वो एक नॉवल पे बेस्ड थी, ठीक है। फिर आगे देखो क्या, डैश नॉवल वॉज रिटन। डैश नॉवल का मतलब वही नॉवल जिस पर वो मूवी बेस्ड थी, तो नॉवल हमारे लिए डेफिनेट है, तो हमने लिख दिया द नॉवल। वॉज रिटन बाई डैश ओल्ड ऑथर। अब कौन ऑथर कैसा ऑथर अभी हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लिख दिया, ठीक। फिर हमने लिखा डैश ऑथर डाइड इन डैश एक्सीडेंट। अब वही ऑथर जिसने वो नॉवल लिखी थी, ठीक है, द ऑथर, द का मतलब दैट, डाइड इन डैश एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट कैसा, किस चीज को एक्सीडेंट कहा जा रहा है वो हमें पता नहीं, तो हमने लिख दिया एन एक्सीडेंट, तो एक एक्सीडेंट में मर गया लास्ट वीक। अच्छा, डैश एक्सीडेंट टुक प्लेस, विच एक्सीडेंट, वही जिसमें वो ऑथर मर गया, वही वाला एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन वेयर, अ बिजी हाईवे। एक बिजी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो बिजी हाईवे को फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। डैश हाईवे, अब वही हाईवे, ठीक है, वो जो हाईवे जिसपे वो एक्सीडेंट हुआ। डैश हाईवे कनेक्ट्स डैश टाउन फेमस फॉर चर्चेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा फेमस फॉर चर्चेस। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो हम लिख ही सकते हैं कि अ टाउन विच इज फेमस फॉर चर्चेस, मान लो कोई टाउन है जो चर्चेस के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लिसनर को ये पता हो कि विच टाउन, तो हम दा भी लिख सकते हैं। हालांकि चूंकि जिस तरीके से बात चल रही है तो सारी चीजें इंडेफिनिट हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। अ टाउन फेमस फॉर परचेस चर्चेस एंड डैश सिटी फेमस फॉर लेक्स। तो इनमें आ जाएगा ए। अब अगर हम इनको दोबारा से रेफर करेंगे टाउन को और सिटी को, तो द आ जाएगा, नहीं तो ए आ जाएगा। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि जब हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो होता है इंडेफिनिट। और जब हम उसको मतलब फर्दर डिफाइन कर देते हैं, पहले एक बार बात कर चुके होते हैं, दोबारा उसकी बात करते हैं, तो हम उसके से लिखते हैं द टर्म। अरे, चलें, फर्स्ट में द का यूज हो सकता है क्या? नहीं बच्चे, फर्स्ट में द का यूज नहीं होगा, ए का यूज होगा, क्योंकि हमने उसको पहली बार मेंशन किया है, ठीक है। अभी हमने मूवी की पहले से कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। हम्म चलो नेक्स्ट में आ जाओ। कमल वॉज लुकिंग डैश बर्ड इन द केज। कमल वॉज लुकिंग डैश बर्ड इन द केज, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई डैश मैन हु हैड ब्रोकन इनटू द शॉप। ये दोनों ब्लैंक्स फिल करो। बच्चे देखो मैंने क्या बताया, हम टाउन के पहले द लिख सकते हैं, लेकिन तब जब हम ये पहले से मान के चलें कि जिसे हम बता रहे हैं उसे पता है कि विच टाउन। फेमस फॉर चर्चेस का मतलब मान लो कोई एक ऐसा टाउन है जो चर्चेस के लिए फेमस है, ठीक है, तब तो हम द लिख देंगे। लेकिन बस हमें ये पता कि वो टाउन चर्चेस के लिए फेमस है, लेकिन एक्चुअली हमें उसका नाम नहीं पता या कहाँ पे हमें वो नहीं पता, तो चूंकि पूरा रेफरेंस पहले से इंडेफिनिट का चल रहा था, इसीलिए ए लिख देना। वो बात मैंने तुम्हें बता दी थी कि हमने इसके साथ में एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख रखी है ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस जो होती हैं वो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देती हैं, उसको कैटेगराइज भी करती हैं। अब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि फेमस फॉर चर्चेस जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है टाउन के बारे में, ये इंफॉर्मेशन उसको डिफाइन करने के लिए है कि विच टाउन, ठीक है। मान लो 4-5 टाउन है, इनमें से एक टाउन है चर्चेस के लिए फेमस, तो उस एक पर्टिकुलर को रेफर करके हम लिख देंगे द टाउन फेमस फॉर चर्चेस, वो वाला टाउन जो चर्चेस के लिए फेमस है, बाकी टाउन्स नहीं। लेकिन हो सकता है ये उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, भाई ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है ना,
तो हो सकता है ये एडजेक्टिव फ्रेज उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हो टाउन के बारे में, तो अगर ये उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है तो टाउन हमारे लिए इंडेफिनिट रह जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं ना ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। मैं इसीलिए समझा देता हूँ कि वहां पे द भी सही हो सकता था अगर ये कॉन्टेक्स्ट वो होता, क्योंकि पहले से हमारा सेंटेंस बिल्कुल ऐसे चलता आ रहा है कि हमें लग रहा है कि सारी चीजें जो नई नई इंट्रोड्यूस की जा रही है वो इंडेफिनिट है, तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, ये पता है इसका मतलब क्या, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अ टाउन फेमस फॉर चर्चेस का मतलब हो गया सम टाउन, ठीक है, विच इज फेमस फॉर चर्चेस। कोई एक ऐसा टाउन जो चर्चेस के लिए फेमस है, लेकिन अब हमें यह तो पता है चर्चेस के लिए फेमस है, लेकिन टाउन कौन सा है हमें नहीं पता। ठीक है, केबीसी का क्वेश्चन मान लो। नेक्स्ट का आंसर बताओगे बेटा। कमल वॉज लुकिंग एट डैश बर्ड इन द केज। हाँ, इफ सिंगल बर्ड देन द एंड, देन द एंड नंबर ऑफ बर्ड्स इन द केज देन ए। बढ़िया। अब देखो समझना, हमने लिखा कमल वॉज लुकिंग एट डैश बर्ड इन द केज। मान लो कोई एक डेफिनेट केज है, द केज लिख रखा है ना, ध्यान देना इस बात का। तो इसका मतलब ये कोई एक डेफिनेट केज है। अब जैसे अगर मान लो उस केज में एक ही बर्ड है, ठीक है, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, मतलब एक बर्ड इसमें केज में है और कुछ बर्ड ऐसे हैं जो केज में नहीं है, बाहर कहीं है। ठीक है, तो अगर हमें उनको नहीं इसको रेफर करना है तो हम लिख देंगे द। एक मिनट, तो हम इसमें लिख देंगे द बर्ड इन द केज। विच वर्ड, इन द केज, जो केज में है वो वाला। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मान लो उसमें केज में कई हो, तो अगर केज में कई बर्ड्स हो, ठीक है, और वो उनमें से किसी एक को देख रहा हो, कमल वॉज लुकिंग एट अ बर्ड इन द केज, ठीक है, तब हालांकि ये बेतुका हो जाएगा मीनिंग। मैं एक को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि मान लो एक कोई केज है और उस केज में बहुत से बर्ड हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर बर्ड को ही देख रहा है, बाकियों को नहीं। ठीक है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में ए लिखेंगे। मतलब मैं बता रहा हूं कि ए लिखा हो तो भी सही मान लेना, द लिखा हो तो भी सही मान लेना, दोनों का डिफरेंस समझ लेना। ये वही डिफरेंस है ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई डैश मैन हु हैड ब्रोकन इनटू द शॉप। अब देखो ये डिफाइनिंग क्लॉज है, अगर ये डिफाइनिंग क्लॉज है तो यहाँ पे आ जाएगा द। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई द मैन, विच मैन, ठीक है, हु हैड ब्रोकन इनटू द, हाँ। हाँ, देखो बच्चे ऐसा नहीं है कि ज्यादा बर्ड होता तो बर्ड्स लिखा होता, लेकिन जब मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें और बताता हूँ, अगर तुम इतना जानने को ईगर हो और उत्सुक हो, एक छोटी सी चीज और देखना। ये द लिख दिया हमने, समझ में आ गया। अब मान ले तो हम इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा और क्लियर करें, क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस यही होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ में कहना बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा लिसनर है या रीडर है उसको चीजों को पढ़ने समझने में कंफ्यूजन ना हो, वो इजीली उसको समझता रहे। तो पता है हम इसे क्या लिखते हैं? वन ऑफ द बर्ड्स इन द केज, वन ऑफ द बर्ड्स इन द केज। असल में आर्टिकल्स डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, अगर मान लो बहुत से बर्ड्स हैं केज में, उनमें से एक को रेफर करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द बर्ड्स इन द केज। ठीक, अब तो ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा ना माने और ये माने एक ही रहा होगा, जनरली पक्षी एक पिंजरे में एक ही होता है, तो हमने द लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ये लिख दें, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई वन ऑफ द मैन हु हैड ब्रोकन इनटू द शॉप, तो जो शॉप थी उसमें तो सारे मैन थे, सबने उसमें मतलब क्या नाम, ब्रेक इनटू का मतलब था सेंधमारी करना, सभी चोरी करने के लिए गए, लेकिन हमें रेफर उनमें से एक ही वो करना है, तो हम लिखते वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन हु हैड ब्रोकन इनटू द शॉप, ऐसे लिखते। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हो ना तो इसको दाई लिखो, इसको ऐसे द आर्टिकल के साथ ही लिखो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, वेयर इज डैश कार। आंसर बताओ, वेयर इज डैश कार।
अब देखो हमारे पास कार के बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कार के बारे में कोई मेंशन पहले से नहीं कर रखा, कार को डिफाइन करने के लिए क्लॉज या फ्रेज भी नहीं लिख रखी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, जो पर्सन जिस पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसे ये पता होगा कि कौन सी कार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया? जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका आंसर बताना। जिस पर्सन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उस पर्सन को ये पता होगा विच कार, किस कार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया? हाँ या ना में आंसर दो, यस और नो में। ऑफ कोर्स पता है, पता ही होगा, क्योंकि इतना तो बेवकूफ स्पीकर नहीं होगा कि किसी कार के बारे में पूछे और वो कार इंडेफिनिट हो, ठीक है। अगर वो इंडेफिनिट होगी तो हमारा वो आंसर कैसे देगा? तो ऑब्वियस बात है उसे डेफिनिट होगी, तो द। तो हमने पढ़ा था कि द आर्टिकल हम किसी नाउन के साथ में तब भी यूज कर सकते हैं जब उसको पहले से मेंशन ना कर रखा गया हो, उसको डिफाइन करने की क्लॉज या फ्रेज ना लिखी हो, लेकिन हमारे लिसनर को पता हो विच वन, ठीक है। मान लो ये पर्सन है, इसकी अपनी कार है, ठीक है। घर से बाहर आया तो इसने देखा इसकी कार मिसिंग है, तो इसने वॉचमैन से पूछा वेयर इज द कार, कहाँ गई वो कार, ठीक है। तो अगर अगर तुम्हें पता है कि स्पीकर लिसनर दोनों को पता है कि विच नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू, तो वो डेफिनेट होता है, उसके साथ में द लिखा करो। ऑब्वियस ही बात है कि द का मतलब होता है विच वन। अगर हमारे लिसनर ये जानता हो विच, तो वो डेफिनेट होता है, तो उसके साथ द लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। कमल हैज गॉन टू डैश स्टेशन टू रिसीव द गेस्ट। राम राम भाई। कमल हैज गॉन टू स्टेशन टू डैश, गॉन टू डैश स्टेशन टू रिसीव द गेस्ट। अब देखो अगर हम लिख देंगे अ स्टेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो किसी भी स्टेशन पे चला गया। अच्छा, पहली बात तो ये लॉजिकल है कि भाई किसी भी स्टेशन पे चला क्यों जाएगा? जाएगा तो उसी स्टेशन पे जाएगा जिस पे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो गेस्ट के आने से ये हम कम से कम स्टेशन डेफिनेट हो गया कि द विच स्टेशन विच द गेस्ट आर अराइविंग एट, जिस पे स्टेशन पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे होते हैं, उसके साथ हमने कोई क्लॉज या फ्रेज नहीं लिखी होती डिफाइन करने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए डेफिनेट होता है, कॉन्टेक्स्ट है। तो वो कॉन्टेक्स्ट समझने की हमें कोशिश करनी पड़ती है अपने आप में, ठीक है। आर्टिकल्स में हमेशा कहता हूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट को अगर समझ सकते हो, सपोज कर सकते हो, तो फिर आप नो एरर वाले भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ए और द दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्पीकर लिसनर से जवाब मांग रहा है किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी नाउन को लेकर, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिसनर को पहले से पता होगा विच कार, तभी तो वो उसका आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो वो कार डेफिनेटली होगी उसके लिए, तभी वो बता पाएगा। अच्छा, अगर ये गेस्ट को लेने गया स्टेशन पे, तो ऑब्वियस ही बात है कोई पर्टिकुलर स्टेशन वही स्टेशन होगा जिसपे उसके गेस्ट आ रहे हैं, उस पे गया होगा, बाकियों पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी डैश फोन बट आई फाउंड डैश स्क्रीन टू स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, गेस्ट जब डेफिनेट है ना, तो ऑब्वियस बात है वो स्टेशन भी डेफिनेट हो गया जिसपे उन्हें आना है। माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी डैश फोन बट आई फाउंड डैश स्क्रीन टू स्मॉल। आप फोन द स्क्रीन, बढ़िया। देखो यहाँ पे समझना, पेरेंट्स ने हमें फोन गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो उन्होंने अपनी मर्जी से कोई भी फोन बुक किया अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, या जाके मार्केट से ले आया और हमें दे दिया, ठीक है। हमें फोन के बारे में नहीं पहले से पता, तो हमने लिख दिया ए, भाई एक फोन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरी चीज समझना, हाँ, एक दूसरी चीज समझना। मान लो ये बच्चा पहले से किसी फोन के बारे में जिद कर रहा था कि हमें यही फोन चाहिए, यही फोन चाहिए, ठीक है। और इसके पेरेंट्स ने उसको वही फोन लाके दे दिया जिसके लिए ये जिद कर रहा था, उसके बर्थडे पे उसको एज ए सरप्राइज गिफ्ट दे दिया या कुछ भी दे दिया, मतलब इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो हम दा भी लिख सकते हैं। अब ये बातें मैं इसलिए समझा देता हूं कि ये स्कोप अपने पास रखना, दिमाग में रखना कि कई बार कुछ भी हो सकता है। आर्टिकल्स को हर बार में आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। जो आर्टिकल्स के हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, जिन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ही मतलब क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं, तभी हम उनके आंसर दे पाते हैं। नहीं तो हम दोनों तरीके से साबित कर सकते हैं बहुत से सेंटेंसेस को। तो अगर मान लो ये पर्सन पहले से अपने पेरेंट्स से इसने कोई जिद वगैरह किसी फोन की कर रखी होती है, अपनी विश लिस्ट उन्हें बता रखी होती है कि मुझे ये फोन चाहिए वगैरह वगैरह, और वही लाके उन्होंने दे दिया, तब तो हम द लिखेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ हमें पता नहीं, तो हमने ए लिख दिया। द लिखा होता तो अपना सही समझ लेते, ठीक है।
तो मतलब ए लिखो या दा लिखो, वो दोनों ही सही हो जाएंगे। मैं देखो लिख ही देता हूं। अब आगे जाते हैं। बट आई फाउंड डैश स्क्रीन टू स्मॉल। अब देखो फोन फर्स्ट टाइम मेंशन किया था तो हमने ए लिख दिया, स्क्रीन भी फर्स्ट टाइम मेंशन की, लेकिन हम यहाँ पे ए नहीं लिख सकते क्योंकि जब हमने फोन लिख दिया ना, तो फोन से फिर स्क्रीन डिफाइंड हो गई। तो वहां चाहे तुम ए लिखो चाहे दा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे दा ही लिखना पड़ेगा। आर्टिकल बहुत खतरनाक है, हाँ बच्चा, आर्टिकल बिल्कुल खतरनाक है। आर्टिकल्स बिल्कुल खतरनाक है और सच्चाई यही है। तो माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी आ फोन द फोन, ठीक है, आप कुछ भी लिखो लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के साथ दाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फोन को मेंशन कर दोगे ना, तो ये स्क्रीन उसी फोन की होगी जिसकी बात की जा रही होगी, किसी और की फोन की नहीं होगी। इतना हमें कॉमन सेंस होता है, तो फिर हम दाई लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो गेस्ट थे ना, उनसे हमने रिलेट करके स्टेशन को डेफिनेट माना था। तो कई बार कॉन्टेक्स्ट से नाउन डेफिनेट हो जाता है, हमने उसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश फोन इन 1850 1876। अब हितेश दत्त बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा हम तो थर्ड पार्टी होते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड पार्टी थोड़ी होते हैं। हमें तो ये क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं ऑब्जेक्टिवली, लेकिन हम अपने को इसमें मानने लगते हैं फर्स्ट या सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी मान लोगे तब तो इंग्लिश सीखनी मुश्किल हो जाएगी। ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश फोन इन 1876। खैर चलो, आंसर तुम लोग बता रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। एक मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, असल में अब जो 11th क्वेश्चन है हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है ना, उसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है तुम लोग आंसर बता पाओगे। डैश टाइगर अटैक्ड मोहन, ठीक है। दूसरा, डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। श्रुति कीर्ति, अब बच्चे समझ में आ जाएगा, बी समझ में आ जाएगा। पहले ये दोनों क्वेश्चन है ए और बी। डैश टाइगर अटैक्ड मोहन एंड डैश टाइगर इज अ नेशनल एनिमल, इनके आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है, ये अपने आप समझने की कोशिश करना। जैसे हमने लिखा डैश टाइगर अटैक्ड मोहन, कि टाइगर ने मोहन पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे टाइगर सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है। अब देखो, एक तो टाइगर मतलब जैसे होता है ना इंडिविजुअल, जैसे टाइगर एक कैटेगरी है एनिमल्स की, और उस कैटेगरी के किसी इंडिविजुअल ने मोहन पे हमला कर दिया। अब टाइगर तो हमें पता है कि देश दुनिया में हजारों होंगे, तो वरुण पढ़ाई कर ले, ठीक है। उसके आंसू निकल रहे हैं, इमोजी कौन सी बनाई है, आंसू वाली है। चलो, तो यहां पे देखो बेटा, टाइगर एक क्लास है, ठीक है। टाइगर क्या है यहां पे समझना, टाइगर एक एनिमल्स की कैटेगरी है। टाइगर एक एनिमल्स की कैटेगरी है। डन, ठीक है। बहुत से एनिमल्स हैं, और टाइगर कैटेगरी में बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं। मान लो कुछ इस जू में है, कुछ उस जू में है, कुछ इस जंगल में है, कुछ इस जंगल में, फलाना ढिमकाना, मतलब दुनिया भर में दुनिया भर के हैं। उनमें से हम किसी एक को रेफर कर रहे हैं जिसने मोहन पे अटैक किया। अब वो वन ऑफ मैनी है, इन्हीं में से कोई एक है, तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया आर्टिकल ए। लेकिन फिर एक दूसरी सिचुएशन सपोज करना, मान लो मोहन गया जू में घूमने, चिड़ियाघर में गया, ठीक है।
चिड़ियाघर में एक ही टाइगर था, ठीक है, और वो उस टाइगर के पास में, पिंजरे के पास में कुछ ज्यादा ही पास चला गया। बहुत ज्यादा पास जाने की वजह से उस टाइगर ने, जिसको वो देख रहा था वहां पिंजरे में, जो चिड़ियाघर में वहां पे था, उसने उस पर हमला कर दिया। तो वो टाइगर तो डेफिनेट हो गया, ठीक है, वही टाइगर जिससे वो पंगे ले रहा था। या मान लो किसी इलाके में कुछ दिनों से किसी एक टाइगर का खौफ है, ठीक है। अभी जैसे आजकल लॉकडाउन है, तुम लोग पढ़ते होगे कि न्यूज अक्सर आती रहती है कि कोई टाइगर रहेगा वहां पे घूम रहा है, क्योंकि इस समय गाड़ियां वगैरह तो बहुत से रोड हैं, वो तो बिल्कुल ही उन पे ट्रैफिक नहीं है, आना जाना लोगों का मना है, लोग बाहर नहीं घूम रहे हैं, तो जानवर वगैरह, जो जंगली जानवर वगैरह भी कई बार रोड में या बस्तियों के पास आ जाते हैं। तो मान लो ऐसा कोई टाइगर है जिसका उस इलाके में मतलब लोगों को परेशान कर रहा है काफी दिनों से, और उसका खौफ है, और वही टाइगर है, उसने मुंह को भी अटैक कर दिया जिसने बाकियों को कर रखा है पहले से ही, तो हम दा लिख देंगे। तो इट डिपेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, आर्टिकल्स बहुत ट्रिकी चैप्टर होता है, बड़ा टेढ़ा चैप्टर होता है, क्लोज माइंड के साथ में आप नहीं सीख पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। यू हैव टू ओपन योर माइंड, इसको ओपन करना है, ठीक है। तो दा लिखो, ए लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं। भाई एक इंडिविजुअल टाइगर है, अगर वो डेफिनेट हो आइडेंटिटी उसकी, तो द लिख दो, नहीं हो तो ए लिख दो। हमें ना तो टाइगर ने अटैक किया, ना हम मोहन है, ना हम टाइगर हैं, तो हमें क्या पता कि ये सिचुएशन कौन सी है। ए लिखा हो तो सही मान लेना, द लिखा हो तो सही मान लेना, ठीक है। इसका आंसर बताओ बी का, बी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। बी जो ऑप्शन है बच्चे, इसका आंसर बता दो, बी ऑप्शन का। अब देखो बी ऑप्शन है ना, इसमें केवल द आएगा, इसमें ए लिखोगे ना गलत हो जाएगा। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, वहां हम ए द दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे द क्यों लिखा, क्या कोई ऐसा डेफिनेट टाइगर है जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। नेशनल एनिमल तो टाइगर है, वो चाहिए वो चाहे वो हो, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे द क्यों आया, देखो ध्यान से समझना। ये जो टाइगर वर्ड हमने लिखा है ना, इस टाइगर वर्ड का यूज हम कर रहे हैं एक इंडिविजुअल टाइगर को रेफर करने के लिए जिसने मोहन पे अटैक किया है। अगर वो इंडिविजुअल टाइगर डेफिनेट है तो हम दा लिख देंगे, नहीं डेफिनेट है कोई भी हो सकता है तो हम ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने टाइगर वर्ड यहाँ पे यूज किया है, इस टाइगर का यूज हम किसी इंडिविजुअल टाइगर को रेफर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका यूज हम कर रहे हैं कैटेगरी को रेफर करने के लिए एनिमल्स की। ये डिफरेंस है। तो ये जो टाइगर वर्ड है, ये एक इंडिविजुअल टाइगर को जिसने मोहन पे अटैक किया है रेफर करने के लिए। अगर वो टाइगर डेफिनेट है तो द, नहीं डेफिनेट है तो ए। लेकिन ये जो हमने टाइगर वर्ड लिखा है, ये किसी डेफिनेट इंडिविजुअल टाइगर को रेफर नहीं कर रहा है। ये टाइगर वर्ड का मतलब है क्लास, कैटेगरी, ना कि कोई इंडिविजुअल टाइगर। तो इसके साथ हम द लिखेंगे। तो अब यहां से एक तुम्हें छोटा सा कॉन्सेप्ट ये सीखना है, हम्म, कि अगर हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज उसकी टोटल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, ना कि किसी इंडिविजुअल को, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखना है, बस। अभी एक दो एग्जांपल और भी हैं, वो आगे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो समझना, माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी डैश फोन, तो हमने यहाँ पे कहा ए भी लिख सकते हैं। ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश फोन, यहाँ पे केवल द ही लिखना है। जिन बच्चों ने द बताया था उनका आंसर सही है। अब मैं समझा देता हूं ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। देखो, ये जो फोन नाउन हमने लिखा है ना, इस फोन नाउन का मतलब है एक इंडिविजुअल फोन जो इसके पेरेंट्स ने इसको खरीद के दिया, ठीक है, वो। तो वो फोन एक इंडिविजुअल फोन है। लेकिन ये जो फोन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये हम किसी इंडिविजुअल फोन को रेफर नहीं कर रहे जिसको ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया होगा। यहाँ पे फोन का मतलब है कैटेगरी, क्लास ऑफ मशीन्स। जैसे फोन है, सिविंग मशीन है, ठीक है, साइकिल है, एरोप्लेन है, ये ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरीज हैं। तो अगर हम किसी सिंगुलर नाउन का यूज उस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को रेफर करने के लिए करें, ना कि किसी एक इंडिविजुअल थिंग को, तो द लिखा करो। तो जो 10th एग्जांपल है उसमें आ गया अ फोन, और 11th में आ गया द फोन, क्योंकि द फोन लिखकर हम किसी इंडिविजुअल, मतलब 11th क्वेश्चन में एक्चुअली हम किसी इंडिविजुअल फोन को रेफर नहीं कर रहे जिसको ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया। यहाँ पे हम बात करें कैटेगरी ऑफ मशीन की, ठीक है। चलो 12th का आंसर अपने बताओ, 12th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, द हॉर्स एंड कैरेज। यहाँ पे वैसे ध्यान देना, हॉर्स एंड कार्ट जो है ना, वो भी एक मशीन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। यहाँ पे हॉर्स को और कार्ट को अलग अलग मत ट्रीट करना। यहाँ पे हॉर्स एंड कार्ट का मतलब है घोड़ा गाड़ी। तो जिस तरीके से फोन जो है ना वो एक कैटेगरी है मशीन्स की, वैसे हॉर्स एंड कार्ट जो है ना वो भी एक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी है जो कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो इसके साथ भी आ जाएगा। Question number 13. Dash elephant is the largest living land animal, and fossil hunters have unearthed the bones of dash elephant. ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ बताना है। अब देखो फर्स्ट में हमने लिखा है डैश एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। ठीक है, तो यहां पे जो हमने एलिफेंट वर्ड लिखा है ना, वो एलिफेंट किसी इंडिविजुअल एलिफेंट को रेफर करने के लिए नहीं हो रहा है। वो एलिफेंट वर्ड रेफर कर रहा है पूरी क्लास ऑफ मतलब एनिमल्स को या कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को। तो हम लिखेंगे द। एक मिनट, राइटिंग वाइटिंग इससे नहीं बनती। ये तो इसमें आ गया द एलिफेंट। द एलिफेंट का मतलब नॉट सम पर्टिकुलर एलिफेंट बट द एलिफेंट मींस द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ओके, 14th में आ जाते हैं। फॉसिल हंटर्स हैव अनर्थ। अनर्थ का मतलब जमीन से खोद के बाहर निकालना। ठीक है, तो जो फॉसिल हंटर्स होते हैं, ठीक है, जो फॉसिल्स ढूंढते रहते हैं, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक वगैरह, उन्होंने मतलब खोजा है, अनर्थ किया है। क्या अनर्थ किया? बोन्स, हड्डियां, किसकी? डैश एलिफेंट। अब ये जो हड्डियां हैं वो तो ऑब्वियस बात है किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट, एक इंडिविजुअल एलिफेंट की होंगी। तो हमने लिख दिया एन एलिफेंट। क्योंकि चूंकि फॉसिल हंटर्स ने उसको ढूंढा है, उसकी हड्डियों को, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सैकड़ों साल पुराना एलिफेंट होगा और उसके बारे में हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं। तो हम एन लिख देंगे। एन एलिफेंट का मतलब ये पता है कि वो हड्डियां एलिफेंट की हैं, लेकिन कौन सा एलिफेंट, कैसा एलिफेंट है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फिर से मैं देखो एक बार बता देता हूं तुम्हें, अगर समझ में बात। ये जो एलिफेंट वर्ड हमने लिखा है, ये एलिफेंट रेफर कर रहा है कैटेगरी को। ठीक है, कैटेगरी ऑफ एलिफेंट्स को। अच्छा, ये जो एलिफेंट वर्ड हमने रेफर किया है, ये कैटेगरी को रेफर नहीं कर रहा है। ये एलिफेंट वर्ड रेफर कर रहा है किसी इंडिविजुअल एलिफेंट को जिसकी हड्डियां वहां पर फॉसिल हंटर्स ने ढूंढी हैं, मतलब सम इंडिविजुअल एलिफेंट। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 और 16, इसका आंसर बताओ एक बार। दिस मैन प्लेज डैश पियानो प्योरली फॉर हिज ऑन एंटरटेनमेंट एंड एनिमल्स डोंट हैव एज डेवलप्ड अ ब्रेन एज डैश मैन। एक काम करो, दोनों का मत बताओ। मैं एक काम करना है, एक छोटा सा, दोनों का मत बताओ। ठीक है, पहले 15th का बताओ केवल आंसर। 15th जो है ना क्वेश्चन, केवल इसका आंसर बताओ। द। हाँ देखो, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, ठीक है। ये कभी किसी पेपर में आया, एलडीसी का, मुझे अगर सही से याद हो तो पेपर में आया। एक मिनट, ये क्या हो गया? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड डैश फ्लूट एट द सेरेमनी। ये ब्लैंक फिल करना है, हालांकि पेपर में आया तो कॉमन एरर की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे डिस्कस करना है। दूसरा, द बॉय बॉट डैश फ्लूट फॉर ₹500। ये दोनों ब्लैंक्स तुम्हें फिल करने हैं। देखो आंसर बता पाओगे? क्वेश्चन 1 है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड डैश फ्लूट एट द सेरेमनी, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड है द बॉय बॉट डैश फ्लूट फॉर ₹500।
ठीक है, हाँ, आंसर लगभग तुम लोग सही बता रहे हो। अब देखो मैं सबसे पहले समझाता हूँ। यहाँ पे जो हम फ्लूट वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, इसके थ्रू हम रेफर कर रहे हैं कैटेगरी को। असल में देखो फ्लूट है क्या? फ्लूट है कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी है। तो यहाँ पे फ्लूट वर्ड के थ्रू हम रेफर कर रहे हैं उस कैटेगरी को। अच्छा, ये जो फ्लूट इस पर्सन ने खरीदा है 500 रुपए में, यहाँ पे हम कैटेगरी को नहीं, यहाँ पे हम उस इंडिविजुअल फ्लूट को ही रेफर कर रहे हैं जिसको इसने 500 रुपए देकर खरीद लिया है। ठीक है, तो कैटेगरी को तो नहीं खरीद लिया होगा इसने, एक ऑब्जेक्ट खरीद लिया, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, ना कि उसकी कैटेगरी को। अब मान लो इसने कोई भी फ्लूट जाके 500 रुपए दी और कोई भी अपनी मर्जी की खरीद ली, तब तो हम लिख देंगे ए। या मान लेते हैं कोई ऐसी फ्लूट है जो कि सेल में है, या जो कि मतलब जो एग्जीबिशन में है, या जिसकी बोली लगाई जा रही है, नीलामी वगैरह जिसकी हो रही है, ठीक है, तो फिर हम दा भी लिख सकते हैं। भाई देखो, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल नाउन को रेफर कर रहे हैं और उसकी आइडेंटिटी डेफिनिट है तो द लिख देंगे, इंडेफिनिट तो ए लिख देंगे। कुल मिला के ये डिफरेंस होता है। अब वहां जाते हैं, यहाँ पे जो हमने फ्लूट लिखी है ना, ये एक्चुअल में कोई इंडिविजुअल फ्लूट नहीं है, ये टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो द। तो तुमने कई बार बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, लिखा होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर हमें उनके साथ में लिखना है तो द लिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमेशा हमें द लिखना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हमें द तभी लिखना है जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करें जनरल सेंस में। जनरल सेंस का मतलब है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए ना किया जाए, बल्कि उसकी कैटेगरी को रेफर करने के लिए किया जाए तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस मैन प्लेज डैश पियानो प्योरली। अच्छा, ये तो हो गया, इसमें दा आ जाएगा। जनरली ये अपना ध्यान रखना कि प्ले वर्ब के साथ जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रेफर करते हैं ना, तो वो अपनी कैटेगरी को रेफर कर रहे होते हैं, तो उनके साथ दा लिखा करो। नेक्स्ट देखो 16। Animals don't have as developed a brain as dash man. The accused has killed dash man by stabbing him repeatedly. अब इन दोनों का क्वेश्चन एक आंसर एक साथ बताना है, मतलब इन दोनों का आंसर एक ही साथ बताना है। हाँ बच्चे, जनरल में यूज होता है। एन आर्टिकल जो होता है जब एनी की वीकर फॉर्म होता है तो ये जनरल के सेंस में यूज होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एक ध्यान से समझना। ये जो हमने लिखा एनिमल्स डोंट हैव एज डेवलप्ड ब्रेन डैश मैन, तो यहाँ पे जो हमने मैन नाउन लिखा ना, यहाँ पे मैन का मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। यहाँ पे मैन का मतलब है मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब ह्यूमन बींग्स, ये एक कैटेगरी हो गई। अच्छा, फिर हमने लिया द अक्यूज्ड हैज किल्ड डैश मैन बाय स्टैबिंग हिम रिपीटेडली, तो यहाँ पे मैन का मतलब हो गया सम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का मतलब है मैनकाइंड, ना कि कोई इंडिविजुअल मैन। और यहाँ पे मैन का मतलब है कि इंडिविजुअल मैन जिसको उसने मतलब चाकुओं से स्टैब करके मार डाला। अब मान लो वो मैन डेफिनेट हो तो द लिख दो, इंडेफिनिट हो तो ए लिख दो। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो हम यही पढ़ रहे हैं कि वो तो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। लेकिन ये जो मैन है ना, ये कोई इंडिविजुअल मैन नहीं है। इस मैन का मतलब है द होल ह्यूमन रेस। होल ह्यूमन रेस, मनुष्य जाति, नो आर्टिकल। तो यहां से एक चीज और समझ लेना कि अगर हम मैन या वुमेन वर्ड का यूज ह्यूमन रेस के लिए करें, ह्यूमन रेस का मतलब मैन काइंड को रेफर करने के लिए करें, ना कि किसी इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए, तो इनके साथ कोई आर्टिकल मत लिखा करो। लेकिन अगर हम मैन वुमेन का यूज किसी इंडिविजुअल मैन या किसी इंडिविजुअल वुमेन को रेफर करने के लिए करें, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ए या द का यूज क्या करो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम कल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप आंसर बताना। फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, ए और बी। फिल इन द ब्लैंक्स, इनके ब्लैंक्स फिल करो। डैश मैन इज मॉर्टल एंड डैश मैन इज डेड।
बेटा नितिन पहले तू आंसर बता ले, दाऊद दी के चक्कर में मत पड़, ठीक है। जो सीखना है पहले उस पर दिमाग लगाया करो, जब उसमें दिमाग घूमने लगता है तो आसान चीजों की तरफ भागने लगते हो, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी ना, फिर वो दाऊद दी का डिफरेंस पूछेगा, समबडी और समवन का डिफरेंस पूछेगा, विल और सेल का डिफरेंस पूछेगा, क्योंकि जो समझाया जा रहा है वो पकड़ में आ नहीं रहा, तो वो सोच रहा है अब क्या करें, चलो इधर उधर भटके दूसरे को भी ले चलें। इस पे ध्यान दो जो समझाया जा रहा है। हाँ, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिखा ना, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए, जो अमर ना हो। तो हमें पता है ये बात किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में नहीं कही जा रही कि वो मॉर्टल है, सारे इंसान ही मॉर्टल है। तो यहाँ पे मैन का मतलब है द होल ह्यूमन रेस, द होल ह्यूमन रेस, ठीक है। अब यहां जाते हैं, यहां हमने लिखा डैश मैन इज डेड। तो ऑब्वियस ये बात है, ये बात ह्यूमन रेस को लेकर नहीं कही जा रही, ये बात किसी एक इंडिविजुअल मैन को लेकर कही जा रही होगी, ठीक है, कि वो डेड हो गया। अब मान लो वो मैन डेफिनेट है जिसके बारे में बता रहे हैं कि डेड हो गया, तो द लिख दो। अगर कईयों में से कोई एक है तो ए लिख दो। अ मैन इज डेड, द मैन इज डेड, यहाँ पे जो चाहे लिखो अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन वहां पे केवल हम मतलब कोई आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हम मैन और वुमेन का यूज करें जनरल सेंस में, जनरल सेंस का मतलब होता है ह्यूमन रेस को रेफर करने के लिए, ठीक है, टोटल मैन काइंड को रेफर करने के लिए, तो इनके साथ कोई आर्टिकल मत लिखा करो। लेकिन अगर हम मैन या वुमेन वर्ड का यूज करें किसी एक डेफिनेट इंडिविजुअल को, मतलब किसी एक डेफिनेट मैन को, किसी एक पर्टिकुलर मैन या पर्टिकुलर वुमेन को रेफर करने के लिए, तो उनके साथ में अपनी जरूरत के हिसाब से आर्टिकल्स का यूज कर लिया करो, ठीक है। वाह, ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान होने चाहिए, हाँ। बताओगे आंसर, देखो एक बार। मिस्टर मेहरा इज ऑनररी मेंबर ऑफ द गोल्फ क्लब। आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार जल्दी से इनके आंसर बताओ, फिर मैं इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 5, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें एक ही बार में बताने, फिर मैं इन्हें एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। प्रवीण कुमार, अभी बेटा तुम ये समझो, वो बाद में समझाऊंगा। वन शू डजेंट फिट ऑल, एक शू सबको फिट नहीं होता। अरे, चलो आंसर तो देखो ज्यादातर बच्चों तो जान ही गए, मैं बता देता हूं। एन ऑनररी मेंबर, अ यूनिवर्सिटी, एन एनआईटी कॉलेज, एन नाटो समिट, और एन एफएमसीजी कंपनी, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं। तो इनमें हमने देखो क्या देखा कि कहीं पे ए लिखा था उसको हमें चेंज करके एन लिखना पड़ गया, कहीं पे एन लिखा था उसको हमें चेंज करके ए करना पड़ गया। तो हमने ये इसमें सीखा, मतलब यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे जो हमने करेक्शन किए हैं वो डेफिनेट इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट वाले नहीं है, ये ए एन के डिफरेंस पे बेस्ड है, मतलब। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये बात तुम पहले से भी जानते हो, नहीं जानते हो, चलो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो छोटी छोटी बातें समझना। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, आ, इसमें जो हमारे लेटर्स हैं और साउंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे समझना। लेटर्स आर व्हाट आर स्पोकन, ठीक है। लेटर्स वो हैं जो, मतलब सॉरी, जो लिखे जाते हैं, जो हम लिखते हैं वो लेटर्स हैं, जो हम बोलते हैं वो साउंड्स हैं, ठीक है। जैसे हमने का बोला, एक साउंड है, ठीक है। और जब हम इसको लिख देंगे हिंदी में का और इंग्लिश में के, ऐसे इस साउंड को लिखा जाता है, तो ये उसका लेटर हो जाएगा, यही होगा। चलो, तो साउंड्स और लेटर्स, सबसे पहले ये समझ लो, ये सबको पता होगा डेफिनेशन, ये सब उसमें पढ़ा रखा है क्या ना, फंडामेंटल्स में, ठीक है। लेटर्स को जब हम, मतलब साउंड्स को जब हम लिख देते हैं तो वो लेटर्स हो जाते हैं। इनकी हमने दो कैटेगरीज हैं, मतलब हर एक लैंग्वेज में दो ही कैटेगरीज होती हैं इनकी, एक वाउल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लेटर्स की बात करें, तो वाउल लेटर्स हैं 5, ए ई आई ओ यू।
बाकी जो बच गए 21 वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 टोटल लेटर्स हैं एंड आउट ऑफ दोस 26 लेटर्स 5 लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वाउल्स एंड द रिमेनिंग वंस आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ टॉक अबाउट द साउंड्स। अब साउंड्स की बात कर लेते हैं। जो वाउल साउंड्स हैं इंग्लिश में वो है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24। हालांकि ये आईपीए के अकॉर्डिंग, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो इतने हैं। बाकी अगर हम देखें तो अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन जो फोनेटिक्स हैं उसमें 48 साउंड्स होते हैं, 48, ठीक है। खैर चलो, कुल मिला के ये है कि इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो 44 हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लेटर्स हैं वो हैं 26, साउंड्स हैं 44। तो जो लेटर्स हैं इनमें और साउंड्स में 18 का गैप है कि हमारे पास 18 मोर साउंड्स हैं, लेकिन उनके लिए लेटर्स तो है ही नहीं। तो अगर उनके लिए लेटर्स नहीं तो उन साउंड्स को हम लिखते कैसे होंगे जब हमारे पास उनके लिए लेटर ही नहीं है। तो मैं ये समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग उतने ही साउंड्स होते हैं जितने अपने हिंदी में होते हैं। कुछ साउंड होते हैं जो उनका उस तरीके से टंग ट्विस्ट नहीं होती है और उनके कल्चर में उस तरीके से नहीं बोला जा रहा होता, ता वगैरह होते हैं, तो वो उनके में नहीं होते हैं, ठीक है। हम इंडियंस के साउंड्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। संस्कृत लैंग्वेज इस मामले में काफी रिच रही है, तो चूंकि हम हिंदी भी संस्कृत की ही मतलब वो है, तो क्या कहते हैं उसे, तत्सम या तद्भव, क्या, तो वो भाषा है इसकी। तो हम इंडियंस ज्यादा साउंड्स को बोल सकते हैं और बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में उतने साउंड्स लिखे बोले नहीं जाते, मतलब बोले नहीं जाते, तो कुछ साउंड्स उनके कम है, वो बोल नहीं पाते, उनके बच्चे उस तरीके से, उनकी टंग ट्विस्ट नहीं होती कि वो बोल पाए। जैसे हम ता था वगैरह बोल लेते हैं, उन लोगों को थोड़ी हमें लगता है दिक्कत होती है इसमें। खैर, अब ये जो साउंड्स और लेटर्स का डिफरेंस है ना, इसके बारे में मैं दो चार बातें समझाना चाह रहा था। इसमें डिफरेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है आज के टाइम में, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते पढ़ते लिखते हैं, इसमें जो ओरिजिनल इंग्लिश के वर्ड्स हैं हमें लगता है वो लेस देन 30% होंगे, मतलब 30% से भी कम होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ये इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन ट्रू सेंस, मतलब ट्रू सेंस में ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि इस लैंग्वेज में अरेबिक के वर्ड्स, ठीक है, और फ्रेंच वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, इवन कुछ ग्रीक वर्ड्स भी, ठीक है, चाइनीज वर्ड, जापानीज वर्ड्स, अपने हिंदी के संस्कृत वर्ड्स काफी ज्यादा इसमें शामिल हैं। तो इस लैंग्वेज में जो वर्ड जिस लैंग्वेज से लिया गया, जिस ओरिजिन लैंग्वेज से आया, उसकी प्रोनाउंसिएशन वही रखी गई, स्पेलिंग उसकी इंग्लिश के हिसाब से हो गई, ठीक है, कि जो इंग्लिश के लेटर्स थे उसके हिसाब से उसको स्पेल किया गया, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन वही रही। तो ऐसा होता है इंग्लिश में कि कई बार हम देखते हैं सेम लेटर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो डिफरेंस है ना लेटर्स का, साउंड्स का, इसको कवर किया जाता है। ये जो कम लेटर्स हैं वही उन एक्स्ट्रा साउंड्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। एक वर्ड हमने लिखा यहां पे, पेडागॉजी। अब देखो ये जी यहां पर भी है और यहां पे भी है, ठीक है। ये इसका ये साउंड है ग और ये साउंड है ज, तो ये हो गया पेडागॉजी, ठीक है। तो एक ही लेटर है, दो साउंड कन्वे कर रहे हैं। फिर हमने एक वर्ड लिखा ट्यूशन। अब ट्यूशन में हमने एक लेटर है टी जो यहां लिखा और यहां लिखा, लेकिन जब हम यहां पे इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये टा होता है, यहां पे प्रोनाउंस करते हैं तो ये शा होता है। फिर हमने एक वर्ड और लिखा फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हमने वो लेटर टी यूज किया, लेकिन यहां पे देख रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया चा, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि कम लेटर्स, ठीक है, ज्यादा साउंड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो कम लेटर्स हैं ज्यादा साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है कई बार उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में कुछ है और किसी वर्ड में कुछ है, ठीक है। अब देखो हमने ये तीन वर्ड लिखे, शेफ, चेरी और केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तत्सम, हाँ, चलो। अब देखो ये लेटर सेम है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है शा, शा, ठीक है, इसका है चा और इसका है का, केमिस्ट्री। तो इंग्लिश में इस तरीके से उन मतलब उस गैप को कवर किया जाता है कि कम लेटर ज्यादा साउंड्स कन्वे करते हैं, मतलब एक ही लेटर मल्टीपल साउंड्स कन्वे करता है। अब देखो इसमें होता क्या, जैसा कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं,
इसमें डिफरेंट ओरिजिन्स के वर्ड यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, कई लैंग्वेजेस के वर्ड्स अब जो इंग्लिश में बोलचाल में यूज किए जाते हैं, और हमने उनको एज इट इज इंग्लिश के मान लिया कि इंग्लिश के ही होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो इंग्लिश इंग्लिश के बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो नहीं है। ठीक है, अब इंग्लिश के जो अपने ओरिजिनल जर्मनिक लैंग्वेज जो थी ना इंग्लिश, तो इंग्लिश ओरिजिनल जो इंग्लिश है, ठीक है, उसके जो वर्ड्स हैं उनमें इसका प्रोनाउंसिएशन चा होता है। ठीक है, हाँ, चेरी है, चीयर्स है, वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन जो फ्रेंच ओरिजिन के वर्ड्स हैं ना इंग्लिश में, फ्रेंच, उनमें सब में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शाह, सी एच मतलब शाह। ठीक है, शॉफर है, सेवरोले है, शैंपेन है, ठीक है, हाँ, शॉफर है, ये सब। अच्छा, कुछ वर्ड्स अब ग्रीक लैंग्वेज तो बोलचाल में कहीं पर है नहीं, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में शिफ्ट हो गए और इंग्लिश में वो आज भी यूज हो रहे हैं, एज ए इंग्लिश वर्ड्स उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन है का। ठीक है, अल्केमिस्ट है, केमिस्ट्री है, काइमेरा है, काफी ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इंग्लिश में कम वर्ड्स ज्यादा साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो कई बार इस तरीके का हमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। खैर चलो, तो ये तो बात होगी कि वो जो 18 का गैप है उसे हम कवर कैसे करते हैं। तो हम उसे कवर इस तरीके से करते हैं कि वो जो कम लेटर्स हैं वही उन एक्स्ट्रा साउंड्स को कन्वे करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इस वजह से एक ही लेटर कई बार डिफरेंट साउंड्स कन्वे करने लग जाता है। खैर, तो बात ये हो रही थी कि जो एन आर्टिकल हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि हमें सबको पहले से ही पता है कि ए आर्टिकल का यूज और एन आर्टिकल का यूज जो होता है वो साउंड पे डिपेंड करता है, कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसको ए आर्टिकल के साथ लिखते बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका इनिशियल साउंड जो है वो वाउल है तो हम उसको एन आर्टिकल के साथ में लिखते बोलते हैं, तो सबको ही पता है। तो हाउ डू वी डिसाइड इट, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई वर्ड वाउल है कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक तो पढ़ नहीं रहे, हम तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इजिएस्ट वे बताता हूँ इस बात को समझने का। ठीक है, वाउल्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम मुंह खोलकर जब हवा बाहर निकलती है उसके साथ प्रोनाउंस करते हैं। सीधे शब्द में आप ये कह सकते हो कि वाउल्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम ओपन माउथ से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होते हैं जब हम मुंह खोलते हैं तो जो एयर बाहर निकलती है हमारे लंग से बाहर आती है, ठीक है, उसको हम सप्रेस करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सीधे शब्दों में आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, टंग की मदद से या अपने थ्रोट की मदद से या टिथ की मदद से, लिप्स की मदद से हम इनको बोलते हैं, मतलब ये एफर्टफुल साउंड्स होते हैं, विद एफर्ट बोले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वावल साउंड्स वो होते हैं जो जब गले से एयर बाहर निकलती है तो अपने आप प्रोड्यूस होते हैं और उनमें हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है, एंड वी कैन प्रोनाउंस देम एज लॉन्ग एज आवर माउथ इज ओपन, हम उनको तब तक बोल सकते हैं जब तक हमारा माउथ ओपन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब मैं इस बात को प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, देखो समझना। एक काम करता हूं, लिस्ट लिख ही देता हूं। देखो, हमने यहां पे एक वर्ड लिखा यूनिट। ठीक है, एक वर्ड लिखा यूनियन, एक वर्ड लिखा यूनिफॉर्म, एक वर्ड लिखा यूनिवर्सल। ठीक है, एक वर्ड लिखा यूनिवर्सिटी, एक वर्ड लिखा यूटोपिया, एक वर्ड लिखा यूजलेस, एक वर्ड लिखा यूजफुल। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स लिखे। अच्छा, फिर हमने यहां पे एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं ना, इन सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, यू। अच्छा, जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो यू लेटर है वो वाउल लेटर होता है, ये सबको पता है। ठीक है, हम अब यहाँ पे एक चीज समझना, इन सारे वर्ड्स में जो यू लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, यू। ठीक है, इसमें अलग है आ। अब हमने कहा था कि वाउल लेटर्स वो होते हैं जो ओपन माउथ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड वी कैन प्रोनाउंस देम एज लॉन्ग एज माउथ इज ओपन। तो जैसे हमने बोला अम्ब्रेला, तो आ जो साउंड है ना वो ओपन माउथ से प्रोड्यूस होता है, आ। तो वी डोंट हैव टू obstruct the air which is coming out of our mouth, or we don't have to obstruct it or suppress it। ठीक है, तो ओपन माउथ के साथ में ये प्रोड्यूस किया जाता है साउंड, तो ये वाउल कैटेगरी का होता है, और इसके साथ हमें लिखना एन। एक मिनट, तो इसके साथ हमें लिखना एन, एन अम्ब्रेला। अच्छा, ये जो साउंड्स हैं ये ध्यान से देखो, इनको हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम अपने गले को स्ट्रेस करते हैं और जो बाहर एयर निकल रही होती है उसको कंप्रेस करते हैं, यू।
स्ट्रेस देते हैं ना यहाँ पे, गले पे यहाँ पे स्ट्रेस देते हैं यहाँ पर, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब एफर्टफुल साउंड है, हम इसे एफर्ट के साथ बोलते हैं, और जैसे हमारा एफर्ट एंड होता है ये साउंड एंड हो जाता है। तो ये कॉन्सोनेंट कैटेगरी के साउंड्स होते हैं और इनके साथ लिखना ए। तो जो यू लेटर होता है इसके दो जनरल साउंड होते हैं, एक आ जो अम्ब्रेला में होता है और एक यू जो इन सारे वर्ड्स में है। तो अगर इसका साउंड कहीं पर भी यू है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है और इसके साथ में हमें आर्टिकल ए लिखना है। अदरवाइज इसका साउंड कहीं पे अगर आ होता है तो ये वाउल साउंड है और इसके साथ में हमें एन लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात देखो, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा यू और एक हमने लिखा यूलॉजी, ठीक है। एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ, यहां लिख देता हूँ, वहां तो जगह है नहीं, यूरोपियन। ठीक है, हाँ जब पता हो कैसे बोलना है तो इसकी जरूरत नहीं, बड़ी ज्ञान की बात की है बच्चे, सच्चाई है ये, लेकिन पता कितनों को होता है, अवेयर कितने होते हैं, सोचने वाली बात है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ई, ई और ई, ये एस्केप का रास्ता होता है, अच्छा आसान तरीका होता है, गोली बोलो यहां से, ठीक है। खैर चलो फिर भी यहाँ पे ध्यान देना, ये तीन वर्ड मैंने लिखे यू, देखो मैं बता देता हूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ना यू होती है, फीमेल शिप होती है, ठीक है। और ये वर्ड है यूलॉजी, प्रेज है। और ये है यूरोपियन, यूरोपियन पता ही है, रिलेटेड टू यूरोप। अब ई के मैं कुछ वर्ड्स और लिख रहा हूं यहाँ पे, एक बार देखना। जैसे हमने लिखा एग, जैसे हमने लिखा एलिफेंट, या जैसे हमने लिखा इवनिंग। एलिफेंट और एग तो एक ही कैटेगरी के साउंड हो गए, रख जाओ, एग लिखा रहने दो, हमने लिख दिया इवनिंग, ठीक है, और लिख दिया हमने इलेक्ट्रिक, ये लिख दिया। अब देखो ये जो साउंड है ई के, ई ई, ये ओपन माउथ से प्रोड्यूस होने वाले साउंड है, तो इनके साथ तो हम लिखेंगे एन, बिकॉज दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वाउल्स, वाउल कैटेगरी के होते हैं, तो हमने एन लिख दिया, एन एग, एन इवनिंग, एन इलेक्ट्रिक, ठीक है। लेकिन ये जो साउंड है यूलोजी, यूरोपियन और यू, ये वही साउंड हो गया जो यू का यहाँ पे था, मतलब लेटर चेंज हो गया, यू की जगह ई आ गया, लेकिन साउंड अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। तो इनके साथ भी हम ए लिख देंगे क्योंकि ये गले को स्ट्रेस करके प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो ई लेटर है इसके एक तो हो गए ये साउंड्स, एग, इवनिंग और इलेक्ट्रिक में जो है, और एक साउंड इसका यू भी होता है जो इन वर्ड्स में है। तो अगर किसी वर्ड में ई का प्रोनाउंसिएशन यू हो जैसे कि इनमें है तो उसके साथ ए लिखना है, बाकी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जो इनमें है तो एन लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और, एक वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे 1 रूपी कॉइन, ठीक है, ये लिख दिया। अभी जो ए ओ लेटर होता है ना इसका, देखो एक तो प्रोनाउंसिएशन हो गया 1, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन और ये प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ध्यान रखना। जब हम इस 1 को बोलते हैं ना तो ये वो हमें स्ट्रेस करना पड़ता है, मतलब ये एफर्टफुल साउंड होता है, एफर्ट के साथ में बोला जाता है, ठीक है। 1, व्हेन वी स्ट्रेस, ठीक है, देन इट दिस साउंड इज प्रोड्यूस, एज सुन एज द स्ट्रेस एंड्स द साउंड एंड्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। अब 1 रूपी कॉइन, ठीक है, अ वन आइड पर्सन, अ वन वे रोड, ऐसे। और ध्यान रखना इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन ओ के एक दो साउंड और भी होते हैं, जैसे ऑरेंज, आउल, ये डिफ्थोंग होता है आउल, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब वगैरह पे ढूंढ सकते हो डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, ठीक है। आउल है या अनियन है। अब ये ऑरेंज है, ये आउल है, ये अनियन है, और ये साउंड देखो ओपन माउथ से प्रोड्यूस होने वाले हैं, आ अ, ठीक है, ये तो बिल्कुल वही साउंड हो गया जो अम्ब्रेला में है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वॉल साउंड है, उनके साथ एन लिखना है। तो ये जो हमारे लेटर हैं यू है, ई है और ओ है, इनको लेकर ध्यान रखना, ये लेटर्स तो हमारे हैं कॉन्सोनेंट। हम्म हाइपन क्यों लगाया, तो ये पढ़ ले बेटा कि तुम लोग बदतमीज हो सर, मैं बता क्या रहा हूं वो पूछ क्या रहा हूं, सोचो जाके ना, अपने आप ढूंढ लो, थोड़ा सा अपने से भी पूछ लिया करो, ठीक है। कि मुंह खुला है बस पूछना है, मुंह खुला है भक्त से जो भी आ जाए मुंह से बाहर बस पूछ ही लेना है, थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे उससे डिस्टर्ब मत करो, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो जाओ। एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये हिंदी के 11 बाउल से इजी से पढ़ते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है। हाँ देखो बच्चे मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी बात समझना। मुझे भी पता है कि काफी टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो इनको हिंदी से जोड़ के पढ़ा देते हैं आ ई यू, मेरा वो काम नहीं है।
क्योंकि अगर मैं एक बार उंगली पकड़ाऊंगा ना, मैं हमेशा इजी रास्ते के खिलाफ हूँ। जो रास्ता आसान हो ना, मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत दूर तक जाता नहीं है, ये केवल मन का धन होता है, कहीं ना कहीं पे खत्म होगा, फिर हमें फिर से नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ये जो रास्ता होता है ना, जो हम अपना बनाते हैं, इसको बनाने में हमें मुश्किल लगती है, परेशानी होती है, लेकिन ये वो होता है जो हमारी मंजिल तक हमें लेके जाता है, और ये कभी रास्ते में कहीं खत्म नहीं होता। ठीक है। तो अब फिर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, हम हिंदी क्यों सिखाएं? हमें उससे लेना देना है क्या? मैं एक बार बच्चों की आदत क्यों डाल दूं? एक बार मैं उनको हिंदी की आदत डाल दूंगा, फिर मेरे अंदर आलस आएगा कि चलो अब ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंग्लिश में क्यों इतनी मेहनत करोगे, हिंदी से जोड़ के समझा दो, हिंदी से जोड़ के समझा दो। तो मेरे अंदर कभी आलस जग जाएगा कि एक आसान तरीका उसका क्यों नहीं यूज कर रहे हो, क्यों भी मतलब अपने टाइम एनर्जी बोलने में लिखने में खराब कर रहे हो। ठीक है। वो मुझे पसंद नहीं है। तुम लोगों ने भी कितनी जिंदगी देखी है, तुम लोग मतलब इंग्लिश छोड़ो, लाइफ को किस एंगल से देखते हो, लाइफ को लेकर तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस क्या है, तुमने क्या आज तक सीखा लाइफ के एक्सपीरियंस से, जिससे तुम क्या इंसान बने हो, वो तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन मैंने इतनी उम्र में ना लाइफ में बहुत कुछ झेला है, देखा है, बर्दाश्त किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है, और उन एक्सपीरियंसेस से ना मुझे कुछ लेसन सीखने को लाइफ में मिले हैं, और मैं उन लेसन की बड़ी वैल्यू करता हूँ, और मैं उनसे कभी हट नहीं सकता। ठीक है। तो उनमें से एक लेसन ये भी है। ठीक। तो वो हिंदी विंदी से होते होंगे, जो पढ़ते पढ़ाते होंगे वो अपना पढ़ पढ़ा लें, उनके लिए मैं कुछ कह भी नहीं रहा, लेकिन हमें ऐसे समझना है, या मुझे ऐसे ही समझाना है। ठीक है। तो ये जो ऑरेंज है ना, ये इट इज प्रोनाउंस विद ओपन माउथ। आउल इज ऑल्सो प्रोनाउंस विद ओपन माउथ, द फर्स्ट साउंड। ठीक है। अनियन भी वही हो गया, वही वाला साउंड। तो ये जो लेटर्स है हमारे यू, ई, ओ, इनका अपना ध्यान रखना। ये वैसे तो वाउल लेटर्स होते हैं लेटर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके साउंड्स जो होते हैं वो कई बार कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो जब इनके साउंड्स कॉन्सोनेंट होते हैं तो इनके साथ में लिखना आर्टिकल ए। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा इनका साउंड कॉन्सोनेंट है या वाउल है? तो वो डिफरेंट साउंड्स का मैंने यहाँ पे समझा दिया, इनकी प्रोनाउंसिएशन समझा दी। यू, आ, डिफरेंस पता चल गया। ए, ई, ई। ठीक है। ओपन माउथ से प्रोड्यूस होने वाले साउंड यू, द सेम साउंड एज इज इन यूनिफॉर्म। ठीक है। वन, स्ट्रेस साउंड आ, नो स्ट्रेस, आओ, नो स्ट्रेस, आ, नो स्ट्रेस, वाउल साउंड। ठीक है। तो हम इस तरीके से वाउल को और इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ये तो हो गई एक बात। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना। अब एक चीज और समझना। अरे बहुत देर से बोल रहा हूं मैं। इंग्लिश originated words from other languages was new to me, thanks for some extra knowledge। बेटा इंग्लिश में तो बहुत से वर्ड्स हैं। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। खैर, चूंकि मैं कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ाता नहीं, तो मुझे ऑन द स्पॉट याद नहीं आते। जब मैं अपना शौकिया तौर पे इंग्लिश तैयार करता हूँ बैठ के, तो मैं इन चीजों को काफी ज्यादा तैयार कर लेता हूँ। जैसे हिंदी, इंग्लिश में अपना सेम वर्ड होता है ना, ये हिंदी का सम होता है। संस्कृत का जो सम वर्ड होता है वो इंग्लिश में सेम के तरीके से यूज होता है। ठीक है। हिंदी में गांव देहात में एक वर्ड यूज होता है ना, खाट। ये खाट हिंदी का वर्ड नहीं है, एक्चुअल में इंग्लिश का वर्ड है कॉट। इंग्लिश वर्ड कॉट होता है, वो खाट हम हिंदी में उसको यूज करने लग गए। ठीक है। पापा वर्ड जो लोग यूज करते हैं, ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है। तो लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत से इंटरमिंगल हैं आपस में। ठीक है। लेकिन चूंकि वो कंपटीशन में उनका कोई लेना देना होता नहीं है, तो हम उन्हें डिस्कस नहीं करते, हम उन्हें पढ़ाते नहीं है। ठीक है। लेकिन चलो खैर, तो ये बात थी। मैंने कहाँ से सीखा इंग्लिश? रहने दो, बहुत डाइवर्स सोर्सेज हैं। ठीक है। मेरी एज 35 है बेटा। चलो खैर, आ जाओ, हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है, क्योंकि जब मैं कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलते हैं, उसके बैच बनते हैं, उससे मेरा घर बार चलता है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। ठीक है। बाकी इंग्लिश से मुझे प्यार बहुत जबरदस्त, तो मैं इंग्लिश में कुछ भी सीखता हूँ जो मुझे पसंद होता है। आगे देखो। तो हम एक छोटी सी बात और कर रहे थे, अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई। देखो, हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, आवर, एयर, एयरस। ठीक है। ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनररी, ऑनरेबल। ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हो गए जैसे। ठीक है। ऑनेस्ट हो गया, ये हो गया, और कुछ वर्ड्स और भी देखेंगे। अब देखो, ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, इनका सबका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। एच है ना सबका, तो कॉन्सोनेंट है। हमें पता है कि एच तो कॉन्सोनेंट होता है। खैर, लेकिन इन सारे वर्ड्स में एच जो है वो साइलेंट लेटर है, प्रोनाउंस नहीं होता। तो जैसे हमने लिखा है ये आवर, आ, तो ये वही साउंड हो गया जो ऑरेंज में होता है। एयर, ये वही साउंड हो गया जो एग में होता है। एरस, ये वही हो गया। ऑनर, ऑरेंज वाला साउंड हो गया। ऑनेस्ट, ये भी वही हो गया। तो इनमें चूंकि एच जो है वो साइलेंट है, उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना, तो जो पहला साउंड आएगा वो एच के बाद लिखे गए वाउल का आ जाएगा। तो ये लो हमारे हो गए वाउल साउंड, और इनके साथ हम लिखेंगे एन।
अच्छा, तो ये अपना ध्यान रखना, इन सब में एच जो है वो साइलेंट होता है, तो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो जो पहला वर्ड प्रोनाउंस किया जाता, पहला लेटर प्रोनाउंस किया जाता है वो एच के बाद लिखा गया होता है, तो वो सारे बाउल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन आ जाता है। ठीक है। बाकी जैसे हॉस्पिटल है, हॉर्स है, होटल है, उनका अपना ध्यान रखना, उनके साथ ए आएगा। फिर कुछ वर्ड्स और, जैसे हमने लिखा एस एम एस, एफ आई आर, ठीक है, और एच एम टी, एल एम एल, ठीक है, और एनसीसी कैडेट, मान लो ऐसे कुछ भी लिख दिया। ये काफी वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं, मैं बता देता हूं तुम्हें, कुछ लेटर्स इनका ध्यान रखना, एफ, एच, एल, एम, एन, एन, एस, आर, एक्स, ठीक है। एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर, एक्स। अब ध्यान देना, ये जो हमने लेटर्स लिखे हैं ना यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो हमने लेटर्स लिखे हैं, जैसे एफ है, एच है, एल है, एम है, एन है, एस है, आर है, एक्स है, ये लेटर्स तो सारे के सारे हैं कॉन्सोनेंट, सारे लेटर कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के, ठीक है। लेकिन जब हम इन लेटर्स को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, हम्म, लेकिन जब हम इन लैंग्वेज को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, हाँ, तो इनका जो पहला साउंड होता है वो वाउल होता है। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे हमने यहाँ पे एक लेटर लिखा एम, अब अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो इसके दो प्रोनाउंसिएशन ये यम यम हो जाते हैं, ये सबको ही पता है। लेकिन हमें पता है ये गलत है और ये सही है। एक्चुअल में मैं बताऊं तो इसके प्रोनाउंसिएशन अगर हम इंग्लिश में लिखें ना, तो एक तो ये हो सकता है कि हम इसको ये प्रोनाउंस करें यम, या हम इसको ये प्रोनाउंस करें एम। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एम, ये तो सबको ही पता होगा ये गलत है और ये सही है। तो ये देखो पहला साउंड जो है ना ए, ये जो पहला साउंड है ए, ये वही साउंड है जो एग में होता है पहला, तो इसके साथ हमें एन लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमने एफ आई आर लिखा, तो देखो पहला साउंड क्या है, एग में जो ए होता है ना वही साउंड है, ठीक है। या जैसे मान लो हमने एक्सरे लिखा, तो देखो पहला साउंड क्या है। या मान लो हमने आर लिखा, तो देखो पहला साउंड क्या है, ठीक है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर, एक्स, ये इंग्लिश के वो लेटर्स हैं जो एज अ लेटर कैटेगरी इनकी कॉन्सोनेंट की होती है, लेकिन जब हम इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो जो पहला साउंड आता है वो वाउल का होता है, तो हमें इनके साथ में एन लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। खैर, तो ये जैसे हो गया एन एस एम एस, ये हो गया एन एफ आई आर, ये हो गया एन एच एम टी वॉच, ये हो गया एन एल एम एल स्कूटर, और ये हो गया एन एन सी सी कैडेट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर हम इन लेटर्स को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करेंगे तो इसके साथ हमें आर्टिकल एन का यूज करना है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ तुम्हारे लिए, या देखता हूँ हो सकता है पहले से कवर कर रखे हूँ स्लाइड में, तो वहीं पे बैक चलते हैं। ये तो हो गया, ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ऐसा आंसर क्यों है। हम्म, इसमें तो नहीं है। चला, मैं इसी स्लाइड पे ना जो हमने बातें अभी डिस्कस की हैं उन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम लोग इनके आंसर बताना, ठीक है। आप अभी यंग है, अरे पगले, मैं यंग ही हूं भाई अभी। पता नहीं तुम लोग बात मानोगे नहीं मानोगे, मेरा बर्थ ईयर 85 है, अगस्त 85, ठीक है। तो 85 है मेरा बर्थ ईयर, और ऐसा लगता होगा तुम लोगों को मेरी एज कुछ ज्यादा है, वैसा कुछ है नहीं। बाल वाल चले गए, दिल्ली का पोल्यूशन है, या जिम्मेदारियां हैं, या जो मैंने कुछ सालों में 8-10 सालों में 20 साल के बराबर मेहनत की है, उसकी वजह जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी 35 है, मेरी एज, मतलब 35 एज है, 85 का बर्थ है। 35 कंप्लीट होने में भी कुछ महीने कम ही होंगे, ठीक है, अप्रैल ही चल रहा है ना अभी तो। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनके आंसर बताना। इट वॉज डैश डैश मर्डर, ठीक है। दूसरा, इट वॉज डैश डिसीजन, ठीक है। तीसरा, वी सॉ
डैश देयर। ठीक है। फोर्थ, वी सॉ डैश डैश देयर। ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऑप्शन ए एन आर्टिकल है। चलो ब्लैंक्स फिल करो। अच्छा, 23 में तेरे भी बाल चले गए, हाँ। अब बाल वाल असल में तुम लोगों को ना थोड़ा सा बालों का अपना ध्यान रखना चाहिए, हालांकि ये मजाक की बात नहीं है। अभी भी देखो है क्या, जिस हम इंडियन सोसाइटी में पल बढ़ रहे हैं, खास करके हमारे नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे बाल जो है ना, और जो शकल सूरत है, और जो चमड़ी का रंग है, और जो हाइट है, और जो शारीरिक बनावट है, अभी भी लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, अच्छी खासी मात्रा में हैं, जो लोगों के कैरेक्टर, उनकी इंटेलिजेंस से पहले इन चीजों को रखते हैं। मतलब हमारा जो नॉर्थ इंडिया का, मतलब जो हमारा खास करके है, इंडिया की पूरी हमें लगता है ये सारी परेशानी हो सकती है, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में तो पक्की है कि यहाँ पे हम किसी भी पर्सन को जब अच्छे बुरे में जज करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही जजमेंटल होता है। ठीक है, हम नाटक कितने भी करें लेकिन हम सबको करते हैं जज। ठीक है, तुम मुझे करोगे, मैं तुम्हें जज करूंगा, हम सब करते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को अच्छे बुरे को कैसे जज करते हैं? उसके नाम से, उसके सरनेम से, उसकी जाति से, उसके धर्म से, कौन से इलाके का रहने वाला है। ठीक है, कि वो MIG फ्लैट्स में रहता है, कि JJ कॉलोनी में रहता है, कि वो बंगलों में रहता है, कि वो मेट्रो सिटी में रहता है या गांव में रहता है, उसका रंग क्या है, उसकी शारीरिक बनावट क्या है, उसके बाल हैं कि नहीं है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है। तो हम ऐसे समाज में भी जी रहे हैं। ठीक है, हम पर्सन के कैरेक्टर को, उसकी मानसिक क्षमता को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके अंदर की मतलब प्योरिटी को जानने का कोई तरीका ही नहीं, एक्चुअल में कोई तरीका ही नहीं। हम कैसे जान पाएंगे? जब हम खुद प्योर हों, जब हम खुद उतने सक्षम हो, तब तो हम दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम अपने आदमी को ना उथले तरीके से जज करते हैं। तो जो बच्चे खास करके जिनकी अभी शादी वादी नहीं हो गई है, उनको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। बालों वालों की केयर रखा करो थोड़ा सा। अगर कोई शैम्पू वगैरह, कोई दवा वगैरह आती है तो उसका ध्यान रखा करो। हमारा तो क्या रहा, मैं अपनी बताऊं। मेरी शादी हो गई 2007 में, आज से 12 साल पहले। ठीक है, तो अब मेरी शादी हो गई 2007 में, तो उस समय तो बाल अच्छे खासे थे। ग्रेजुएशन शायद मेरा अ, हो गया था, हाँ ग्रेजुएशन तो। ठीक है, तो बाल वगैरह थे, अच्छे खासे थे उस समय, तो शादी हो गई, कोई दिक्कत वगैरह भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब लेकिन जिन बच्चों की मान लो अभी बेचारों की शादी नहीं हुई है, तो अब उनको क्या रहेगा, उनके बाल वाल नहीं रहेंगे ना, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। घर वालों को मतलब रिश्तेदारों को समझाने में बड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, दहेज वहेज कम हो जाता है, हालांकि दहेज वहेज तो वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब फर्क पड़ता है मेंटेलिटी पे। तो अभी तुम में से जो कम उम्र के हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जो कि मुझे पता है ज्यादातर की नहीं हुई होगी, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, बालों वालों का, खान पीन का ध्यान रखो। अगर कोई दवा दारू होती है तो उसका ध्यान रखो। जब शादी वादी हो जाएगी फिर भाड़ में जाए। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स भी रहते हैं, सजेस्ट करते हैं, सर इतना पैसा है, खर्च कर लो, बाल लगवा लो। लेकिन मैं क्यों लगवा लूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ बहुत अच्छा हूं, और मेरे लिए लाइफ में इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, मेरा परिवार ज्यादा जरूरी है, मेरी पर्सनैलिटी नहीं। जो लोग मुझे मेरे बिहेवियर से, मेरे नेचर से, मेरे कैरेक्टर से समझ पाए, जान पाए, वो जाने। जो नहीं जान सकते वो अपनी ऐसी तैसी कराएं। मतलब सीधी सी बात ये होती है। तो मैं तो ध्यान नहीं देता, मेरे ध्यान से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। कम उम्र के हो, शादी अभी अगर नहीं हुई है, तो ध्यान रखना बाल्य वालों का। ठीक है, जिम विम भी अगर कर सकते हो, नहीं जिम कर सकते हो, सुबह शाम दौड़ लगा लो, थोड़ा फिट विट रहो। ठीक है, हाँ जाओ। ब्लैंक्स आंसर बताओ। चलो हो गई बालों की बात, बहुत पर्सनैलिटी की। आंसर बताओ, आंसर बताओगे वे? अबे ऐसा नहीं है, पोस्ट हाथ में आएगी और तू सोच रहा है कि गंजा भी होगा, तेरे पोस्ट हाथ में आएगी तो ऐसा नहीं, लोग पीठ पीछे फिर मौज लेंगे। ठीक है, तो वो सब छोड़ो तुम अपना। ठीक है, आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना,
इन सारे क्वेश्चंस में जो हमने वर्ड लिखा है जिसके लिए हमें आर्टिकल इसका यूज करना है उसका फर्स्ट लेटर सेम है यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखो अलग अलग है। ये है अनइंटेंशनल आ, जैसे अम्ब्रेला में होता है एन आ गया, ये एन है, ठीक है। ये है यूनैनिमस, जैसे यूनिट में होता है ए आ गया। ये है यूएफओ, यूएफओ जैसे यूनिट में होता है ए आ गया। ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अन जैसे अम्ब्रेला में होता है आ, तो एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये जो यूएफओ है ना और ये जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये एक ही बात होती है, मतलब यूएफओ इसी की शॉर्ट फॉर्म है। जनरली इसका यूज किया जाता है उड़न तस्तियां वगैरह जो होती है ना, फॉरेन मतलब जो एलियन शिप्स वगैरह होते हैं उनको रेफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हम देख रहे हैं कि लेटर सेम है लेकिन हमें साउंड चेंज करना, मतलब आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा एन, तो साउंड के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, अपना ध्यान रखना। चलो अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं कुछ और भी क्वेश्चन लिखूंगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, ही इज डैश एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा हमने लिखा ही इज डैश एम्प्लॉय। सेवंथ हमने लिखा दे हैव गॉट डैश एन ऑसिलेटर। एट्थ हमने लिखा एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा हमने लिखा देयर इज डैश बटन एट द एंड ऑफ ईच ईवीएम। अब ये ब्लैंक्स और फिल करो, ऑप्शन वही ए एन है। हाँ बैंक पीओ बन जाएगा, फिर बहुत मौज है, लड़की वाले सब पीछे पीछे आ जाएंगे, सही है। सही बता रहे हो। देखो अब यहाँ पे समझ लेना एक छोटी सी बात जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हमने कहा था कि जब हम एफ एच एल एम एन एस, ठीक है, आर एक्स, इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें तो एन लिखना है। अब जैसे जो हमने एस बी आई लिखा है ना, इसमें एस बी आई इन तीनों लेटर का प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंट है। एस का प्रोनाउंसिएशन अलग है, बी का अलग है, आई का अलग है। तो एस का प्रोनाउंसिएशन है ए, तो हम लिख देंगे एन। लेकिन ये जो वर्ड हमने लिखा है ना, इसमें लेटर्स को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, एस ई बी आई इसको नहीं बोला जाता, इसको हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं से बी, तो इसके साथ आ जाएगा ए। फिर जैसे हमने लिखा एनओसी, तो एनओसी में हम हर एक लेटर को ना इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, मतलब हर एक लेटर का अपना इंडिपेंडेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो हम लिखेंगे एन, एन एनओसी लेटर। लेकिन नोटा में अगर हम देखें तो इसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है, नोटा, ठीक है। इसको हम एन ओ टी ए नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं नोटा, तो ये आ गया। तो अगर किसी बच्चे ने, हालांकि ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से ये समझ लिया हो कि अगर हम एफ एच एल एम एन एस आर एक्स इनको इंडिपेंडेंटली मतलब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इनके साथ एन लिखेंगे, तो बात शॉर्ट फॉर्म की नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि अगर हम इनको, ठीक है, इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें तो अगर हम इन लेटर्स को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें और इनसे पहले हमें एन आर्टिकल लिखने पड़े तो एन लिखना। लेकिन अगर इनका प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, जैसे कि नोटा में नहीं है, सेबी में नहीं है, तो इनके साथ ए ही लिखना, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस और समझा देता हूं, उसको भी समझना, तो देखो कोशिश करना समझना। जैसे जो हमने एसबीआई लिखा है और सेबी लिखा है, तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, सेबी भी और एसबीआई भी। एसबीआई को हम बोलेंगे एब्रीविएशन, एब्रीविएशन,
एब्रीवेशन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डन। अच्छा, सेबी को देखो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्रोनिम, एक्रोनिम फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना कि जब हम डिफरेंट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को, इनिशियल लेटर्स को लेकर एज अ वर्ड ट्रीट करते हैं उन्हें, तो हम उन्हें कहते हैं एक्रोनिम। सेबी इज एन एक्रोनिम। लेकिन अगर हम उन लेटर्स को इंडिपेंडेंट लेटर्स के तरीके से ट्रीट करें और शॉर्ट फॉर्म बनाए तो उसे हम कहते हैं एब्रीवेशन। तो ये अगर तुम्हें एन लिखना है ना तो एब्रीवेशन के साथ लिखना। एक्रोनिम्स जो होंगे ना, इनके एक्रोनिम्स जो होंगे इन लेटर्स के, उनके साथ में ए लिखना। तो ये एब्रीवेशन है, एक्रोनिम, इसको समझ लेना। तो एक्रोनिम एक्चुअली वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे एम्स है, तो जो एम्स है ना, ठीक है, ये आपका एक्रोनिम है। यूनेस्को है, ये एक्रोनिम है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ है, एब्रीवेशन है। यूएसए है, एब्रीवेशन है, ठीक है। मतलब इस तरीके से अपना वो तो तुम जान ही जाओगे। यहां तक हो गया? चलो, अच्छा एक चीज बताओ, एक स्लाइड और डिस्कस कर लें क्या? यस और नो में आंसर बताओ, 10 मिनट लग जाएंगे। तो बताओ एक बार, अगर यस करोगे सारे लोग तो फिर कर लेंगे, एक स्लाइड और डिस्कस कर लेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे। एक ने देखो नो कर ही दिया, दो ने कर दिया। अबे तुम लोग हिले हुए हो क्या? पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तुम कह रहे हो नहीं? यस 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 वाले ज्यादा हैं, चलो हटो, पढ़ा दूंगा मैं। देखो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, देखो, अबे सुन तो लो। हाँ, देखो यहाँ पे समझना। द फार्मर केप्ट अ हॉर्स, अ काउ एंड अ पोल्ट्री एट हिज फार्म। अब अगर तुम्हें याद रह गया हो, याद रह जाना चाहिए, हमने नाउन में पढ़ा था कि जो पोल्ट्री वर्ड होता है ना, प्लुरल होता है, प्लुरल। अच्छा, एन आर्टिकल का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन्स के साथ में। पोल्ट्री नाउन प्लुरल है तो इसके साथ में आर्टिकल में लिखो, ये लोग गलत हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बताओ, ठीक है। तो एन आर्टिकल्स जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, ए और एन, इन आर्टिकल्स का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ में जिनकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो, यही है ना। तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, सिंगुलर के साथ साथ में ना वो काउंटेबल भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज होते हैं। तो एन आर्टिकल यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो इंडेफिनिट हो, ये ध्यान रखना है। अच्छा, द आर्टिकल जो होता है वो एनी नाउन, किसी भी नाउन के साथ यूज हो सकता है, चाहे वो डेफिनिट हो चाहे इंडेफिनिट हो, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना कि द आर्टिकल का यूज हम करते हैं किसी भी नाउन के साथ में जो डेफिनिट हो, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। लेकिन एन आर्टिकल का यूज हम केवल उन्हीं नाउन्स के साथ करते हैं जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ नहीं लिखना है, और अगर क्या नाम आपका प्लुरल होगा तो भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पोल्ट्री नाउन लिखा है ये प्लुरल होता है, इसका मतलब है बर्ड्स होता है, हेंस वगैरह, तो ये प्लुरल होता है, तो इसका ए आर्टिकल मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। देयर मैनेजर हैड अ कॉन्फिडेंस। अब देखो कॉन्फिडेंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, पोल्ट्री जो है ये प्लुरल है। कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेम ऑफ स्टेट है, नेम ऑफ स्टेट होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से ये हो गया अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए गलत हो गया। तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन जो प्लुरल है या अनकाउंटेबल है उसके साथ ए एन आर्टिकल का तो यूज नहीं होगा, अगर यूज होगा तो द का यूज होगा, लेकिन वो भी तब जब वो डेफिनेट हो तब, ठीक है। कॉर्नर में नहीं लिखे दिखाई नहीं पड़ता है, देखें एक मिनट। चलो बच्चे अच्छा ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। द फर्स्ट थिंग टू स्ट्राइक देम वाज अ क्लैरिटी ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो क्लैरिटी है ना, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी। क्लैरिटी जो है ये नेम ऑफ क्वालिटी है, नेम ऑफ क्वालिटी है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तो हम ए आर्टिकल तो लिख नहीं सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख पाए, ये भी अनकाउंटेबल था, तो ये भी अनकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमने क्लैरिटी नाउन लिखा है ना, ये एक डेफिनेट क्लैरिटी की बात हो रही है। कैसे हमें पता चला? ये लिख रखा है द वाटर इन द पॉन्ड।
जो वाटर था पॉन्ड में उस वाटर की क्लैरिटी की बात हो रही है। तो यहां पे हम बता सकते हैं विच क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी इज डेफिनेट टू अस। तो ये नाउन अनकाउंटेबल है, एन आर्टिकल तो लिख नहीं सकते, लेकिन डेफिनेट है तो हम द आर्टिकल लिख देंगे। तो हम लिखेंगे द क्लैरिटी ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड। तो मतलब उस पॉन्ड में जो वाटर था, उस वाटर की जो क्लैरिटी थी उसकी बात हो रही है। तो क्लैरिटी अनकाउंटेबल नाउन है, हम एन आर्टिकल नहीं लिख सकते, द लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या, अगर कोई नाउन प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, कोई भी नाउन अगर प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो एन आर्टिकल तो भूल ही जाओ उसके साथ में, ये तो आएंगे नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, द आर्टिकल यूज हो सकता है अगर वो डेफिनेट हो, तो नहीं डेफिनेट होंगे तो वो भी नहीं यूज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्लूरल नाउन होगा या कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर हम उसको जनरल सेंस में यूज करेंगे तो हम उसे बिना आर्टिकल के लिखेंगे। लेकिन अगर हम किसी डेफिनेट की बात करेंगे तो हम द आर्टिकल लिखेंगे। एन आर्टिकल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं यूज होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजुकेशन शुड अकस्टम द चिल्ड्रन टू थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अब हमने कहा कि एजुकेशन है ना, इसको बच्चों को इतना सक्षम बनाना चाहिए, इस तरीके से एजुकेशन को ढालना चाहिए बच्चों को कि वो अपने आप सोचने में काबिल हो जाएं। तो यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे कि कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन है इन्हीं को एजुकेशन बस काबिल बना दे। कोई भी बच्चे जो स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, तो बात जनरल की हो रही है। तो अगर हम किसी प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में या किसी अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में रेफर करें तो उनके साथ आर्टिकल मत लिखा करो। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन आर्टिकल कभी नहीं यूज हो सकते, केवल द यूज हो सकता है, लेकिन वो भी तब जब वो डेफिनेट हो। अगर डेफिनेट ना हो तो वो भी नहीं यूज हो सकता। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इसमें हमने लिखा द ट्रीज फोटोसिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें हमने लिखा ट्रीज वर डेकोरेटेड विद फेरी लाइट्स एंड कलर्ड बबल्स बबल्स। ठीक है, वो रिबन से होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रीज नाउन है ना, ध्यान से देखो ये प्लूरल है। अब हमने कहा कि प्लूरल नाउन इन जनरल सेंस टेक नो आर्टिकल। जनरल सेंस में उनको यूज करोगे तो कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है। अगर डेफिनेट हो तो दो आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रीज हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि डेकोरेटेड थे, उनमें लाइट्स लगी थी, रिबन्स वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, तो ये कोई डेफिनेट ट्रीज हैं, द। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि ट्रीज फोटोसिंथेसाइज करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपने फूड को, तो ये जनरल ट्रीज की बात हो रही है, कोई डेफिनेट ट्रीज के बारे में बात नहीं बताई जा रही। तो ये आर्टिकल हटा लो। तो यहाँ पे हमने ट्रीज के साथ नई आर्टिकल लिखा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो मैं बताता हूं ये क्या कॉन्सेप्ट था जिसपे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। यूज नो आर्टिकल विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। when these are referred to in general। कोई भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ कोई आर्टिकल ना यूज करें अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। मतलब अगर हम किसी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन का रेफर कर रहे हैं जनरल सेंस में, किसी डेफिनेट की बात नहीं कर रहे, तो कोई आर्टिकल मत लिखना। और ये कॉमन सेंस की बात है, हमेशा ध्यान रखना कि किसी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन आर्टिकल नहीं लिखे जा सकते, केवल द आर्टिकल लिखा जा सकता है, वो भी तब जब वो डेफिनेट हो। अगर डेफिनेट ना हो तो फिर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स बिना आर्टिकल के ही हमें लिखने चाहिए। ठीक है, 10 मिनट मैंने कहा था, देखो 10 मिनट 8 ही मिनट हुए और खत्म हो गया। चलो अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। यूट्यूब पे आज भी हमारी एक क्लास है, लेकिन आज कोई लर्निंग वाली क्लास नहीं है। आज असल में नया बैच अनाउंस करूंगा। एक तो जैसे आप लोगों को चल रहा है ना एनकॉम एच, वैसे एनकॉम आई नया बैच हम अनाउंस करने जा रहे हैं। एक तो उसकी अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद में एक छोटा सा प्रैक्टिस बैच है, उसको भी मैं अनाउंस करूंगा। और मैं चाहूंगा अगर लाइव सेशन वगैरह तुम लोग, तो खैर अभी कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कोई पढ़ाऊंगा नहीं, बैच ही अनाउंस करूंगा। लेकिन फिर भी अगर टाइम हो नहीं हो तो उसको वीडियो को ना देखना जरूर। बाद में मैं जो अपना टेलीग्राम ऐप है ना उसमें भी शेयर कर दूंगा उस वीडियो का लिंक। उस वीडियो को लाइव में अटेंड कर पाओगे तो लाइव में करना है, नहीं लाइव में अटेंड कर पाओगे लेकिन बाद में देखना जरूर, क्योंकि उस वीडियो के एंड में ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। वो मतलब एक ऐसे वो बाद ही में, मैं पहले कोई सीक्रेट तो मैं नहीं बताऊंगा, तो उसको बाद में जरूर देखना। लाइव में देख पाओगे तो अच्छी बात है, लाइव में तो सारी चीजें मैं डिटेल में समझा ही रहूंगा, लेकिन उसको बाद में देखना जरूर। उसमें हर एक के लिए ना एक काम की चीज होगी, बाद में देखना। ठीक है,
बाकी ऑब्वियस सी बात है, बैच ज्वाइन करने के लिए तो मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, मेरे पास एनरोल्ड ही हो, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए भी उसमें कोई अच्छी खबर हो सकती है, जिससे तुम्हारा या मेरा दोनों का कुछ भला होगा, ठीक है। चलो, अब आज मत पूछो यार, मैं कल बता दूंगा, आज मत पूछो भाई मेरे, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में चैन से बैठ के थोड़ी सांस ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब फिर मुझे वो यूट्यूब की भी क्लास अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। सो थैंक्स एवरीबॉडी। अच्छा टाइम बीता बीता आज भी तुम्हारे साथ में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।